इस वीडियो को देखने के बाद में ना यार मेरा दिन बन गया। ये इतनी क्यूट लगी मुझे जिसकी कुछ हद नहीं है। देखना, ये इसको बेसिकली खुजा रहे थे, मतलब एक तरीके से ना इसको खुजली हो रही थी तो कितने क्यूट है यार। मैं आप लोगों ने अक्सर गांव में देखा होगा, जैसे घर पे गाय भैंस वगैरह रहती है, उनके सींग जो होते हैं उनके पास को आप लोग खुजलाना एक बार, तो बार बार आप लोगों के पास में वो सींग लेकर आएंगे घर पे, या फिर कुत्ता बिल्ली है उसके ऊपर आप लोग हाथ फेरना। ये खासकर जिनके पेट एनिमल है वो इस चीज़ को फील कर पा रहे होंगे। आप लोगों के घर में क्या कोई पेट एनिमल है? बताना जरूर, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना, ठीक है। और शानदार तरीके से एंजॉय करो यार। सबसे पहले तो अच्छे से अपने दिन को स्टार्ट करेंगे बिल्कुल खुशी के साथ में। ये वीडियो जस्ट आप लोगों का मूड थोड़ा सा लाइट हो जाए उसके लिए रहती हैं। तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। सबसे पहले जय हिंद। What's up guys, I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी ही शानदार बात बोली गई यहाँ पर। एक बच्चे ने बोला कि सर जिंदगी बड़ी भारी लग रही है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। मैंने कहा एक्सरसाइज करा दो, हल्की हो जाएगी, क्या पता मोटी हो गई हो। जिंदगी भारी और ये हल्की है यार आप लोगों के हाथ में है। मान लो तो भारी हो जाएगी और ठान लो तो हल्की हो जाएगी। अब डिसाइड कर लो कि कैसी रखनी है आप लोगों को। माना कि वक्त सता रहा है मगर कैसे जीना है वो भी तो बता रहा है। जिंदगी में जब जब दिक्कतें आएंगी ना भाई साहब, एक बात ध्यान रखना, जब जब दिक्कतें निकल के जाएंगी ना आप लोगों का प्रोवर्जन निकल के आएगा, ठीक है। प्रोवर्जन जैसे प्रो क्लासेस है ना, ऐसे बिल्कुल प्रोवर्जन निकल के आएगा। प्रो क्लासेस जो है ऐप के ऊपर, उसमें एक बच्चा कह रहा है कि सर कितना शानदार पढ़ा रहे हो यहाँ पर, मतलब इतना शानदार हिंदू में पढ़ा दिया करो। मतलब सुनने के बाद में ना मुझे बड़ा ही अजीब सा लगा। मैंने कहा क्या बोल के चला गया ये। फिर मैंने उसको सोचा, मैंने कहा ऐसा कुछ हो रहा है क्या, मैं डिफरेंस कर रहा हूँ क्या पढ़ाने में। तो फिर मैंने फील किया कि उसको क्यों इस तरीके की फीलिंग आई कि यहाँ पे एक तरीके से ना कि ज़्यादा अच्छा पढ़ रहा है और वहाँ पे इतना अच्छा नहीं पढ़ाया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली मैंने जब चीज़ों को सोचा, पहली बात तो यह है मैं एक टीचर हूँ यार, अगर मैं कुछ ऐसा करूँगा तो मैं खुद शीशे में अपने आप से आंखें नहीं मिला पाऊँगा। फिर मुझे लगा कि ऐसा क्या हो गया, तो फिर मैंने देखा कि ये पर्टिकुलर हिंदू की वीडियो है ना, इसके अंदर बहुत सारे आर्टिकल कवर होते हैं, ठीक है। तो इतने सारे आर्टिकल कवर होते हैं जिसकी कुछ हद नहीं है इसके अंदर पर, लेकिन वहाँ पर क्या रहता है, वहाँ पर हम लोग को पर्टिकुलर एक टॉपिक पढ़ाना होता है, वो टॉपिक कवर करना होता है। और उसके लिए वहाँ पर पूरा जो है वो घंटा या फिर पूरी क्लास लेनी होती है, चाहे वो 1 घंटे से ज़्यादा की हो जाए। जैसे आज की क्लास जो है वो 1 घंटे से ज़्यादा की है। तो वहाँ पर उस तरीके से तसल्ली में चीज़ें कवर हो पाती हैं, क्योंकि वहाँ पर एक ही टॉपिक है, तो एक ही टॉपिक को चारों तरीके से अलग अलग तरीके से सब तरीके से उसको बताया जा सकता है। जैसे कि ये चीज़ें ऐसी हैं, मतलब कि अगर आप लोग बात करो को गागर में सागर भरने वाली बात होती है। इस पर्टिकुलर वीडियो में क्या क्या कवर किया जाता है इस अकेले वीडियो के अंदर में, और वहाँ पर एक पर्टिकुलर टॉपिक है, उसकी सारी डायमेंशन आराम से बता कर उसको समझाई जाती हैं। तो ये बेसिकली एक डिफरेंस जो है मुझे बेसिकली नोटिस हुआ। वैसे मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा जो दोनों जगह कनेक्टेड है बच्चे, वो बताइए कि आप लोग कुछ ऐसा फील हो रहा है कि मैं वहाँ पर बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ और लेक्चर में यहाँ पर इतना अच्छा नहीं पढ़ाता हूँ। ऐसी बात सुनकर तो यार मेरा मतलब क्या बोलूँ, हार्ट अटैक आ जाएगा मुझे यार। ऐसी बात मत बोला करो, ये गंदी बात है, ठीक है। क्योंकि मैंने कभी भी यार इस तरीके से चीज़ों को नहीं सोचा है। मैं जैसा हूँ हर जगह आप लोग ऐसे ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। बाकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हैं यार चलती रहती हैं, ऊपर नीचे होता रहता है, तो टेंशन नहीं लिया करते। बस ये बात ध्यान रखना, ये वक्त भी गुजर जाएगा। बीरबल साहब के द्वारा बोला गया ना कि वक्त अच्छा हो चाहे बुरा हो, तो ज़्यादा अच्छा वक्त आए तो ज़्यादा कूदना फांदना मत, और ज़्यादा बुरा बताए तो ज़्यादा फ्रस्ट्रेट मत होना। क्योंकि वक्त की यही फितरत सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है कि वो टाइम आने पर जो है वो निकल जाता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। तो लगे रहो हमेशा ज़िंदगी में, बस बैलेंस बनाने की कोशिश करो, प्रेजेंट टाइम को ढंग से यूटिलाइज करने की कोशिश करो। अच्छा, एक बात कभी फिर मेरे माइंड से निकल जाए, आज शाम को 5 बजे तैयार रहना। जी हाँ, शाम को एग्जैक्ट 5 बजे आप लोगों के सामने एक इंटरव्यू आएगा, बड़ा ही शानदार सा, काफ़ी एक डिटेल में बात की गई है। जो भी यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, किस तरीके से आप लोग अपने एग्जाम पर फोकस दे सकते हैं। मेनली फोकस तो यहाँ पर सीएपीए पर है, पर लेकिन फिर भी आप लोगों को एक स्ट्रेटजी का पता चलेगा कि जो टॉपर्स हैं वो कैसे सोचते हैं। तो यहाँ पर रैंक 1 हिमांशु के साथ में हम लोग बात करेंगे, और सारे वो क्वेश्चन मैक्सिमम लिए गए हैं जो आप लोगों ने भेजे थे, जो आप लोगों ने पूछे थे अलग अलग जगह। कोई इंस्टाग्राम पर भेज रहा था, कोई यहाँ पर बेसिकली बहुत सारे बच्चों ने वीडियो के नीचे भी अपने क्वेश्चन पूछे थे। तो मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए गए हैं। तो इससे पता चलेगा कि रैंक 1 कैसे सोचता है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से अपनी स्ट्रेटजी तैयार कर पाएंगे, और एक तरीके से नहीं आप लोग अपने माइंड में अपने गोल को और क्लियर करके चल पाएंगे। कईयों को ये लगता है कि जो टॉपर्स होते हैं वो तो यार दूसरे ग्रह से आते हैं, नहीं यार, हमारे ही जैसे होते हैं सीधे साधे इंसान, ठीक है। तो देखना आप लोग काफ़ी अच्छे से आप लोग बहुत कुछ सीख पाओगे, जिस तरीके से कोशिश की गई है कि ताकि आप लोगों की जो जर्नी है वो थोड़ी सी आसान रहे। एग्जैक्ट 5 बजे शाम को तैयार रहना, ठीक है। तो 5 बजे कोई भी काम हो उसको साइड में रख देना और एग्जैक्ट पहुंच जाना, बेसिकली अपनी जो जर्नी को और आसान बनाने के लिए, ठीक है।
एक छोटी सी बात जो कई बार मेरे से बच्चों के द्वारा पूछी जा रही है कि सर ऑप्शनल सब्जेक्ट भी कवर करा दो प्लीज़। आप लोग ये बताइए पहले मुझे कि आप लोगों के ऑप्शनल क्या क्या है। अगर देखा जाए तो मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट यार एक ऐसा सिस्टम होता है कि मतलब उसके अंदर में फिर एक रिफाइंड टीचर होना चाहिए, ठीक है। तो उसके ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं अगर आप लोगों को लगता है। तो मुझे आप लोग ये बताइए कि मेनली ऑप्शनल क्या क्या है। तो जो बहुत सारे बच्चों का ऑप्शनल होगा वो यहाँ पर फोकस देकर आसानी से चला जा सकता है, ठीक है। तो जैसे आप लोग कोई भी ऑप्शन हो आप लोगों का, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन मतलब पीएसआईआर हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पबैड हो गया, तो जो भी ऑप्शनल आप लोग यूपीएससी में लेकर चल रहे हैं वो बताइए। और अगर आप लोग क्लास लगवानी है तो मतलब एक तरीके से मुझे थोड़ा सा एक आइडिया इसके बारे में दीजिए, ठीक है, ताकि यहाँ पर उसी से रिलेटेड फिर बातें की जा सके। वरना नॉर्मल क्लासेस जो है वो तो आप लोग की स्टार्ट होंगी, ठीक है। इसमें अभी रिसेंटली आप लोगों को कुछ गाइडेंस वीडियो मिल जाएगी कि कैसे कैसे आप लोगों को तैयारी करनी है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, और खुद सेलेक्टेड कैंडिडेट जो यूपीएससी में है वो आप लोग यहाँ पर क्लास लेंगे इससे रिलेटेड कि कैसे आंसर राइटिंग आप लोगों को करनी है, कैसे आप लोगों को बेसिकली अपना एक तरीके से जो सिस्टमेटिक वे में स्ट्रेटजी बनाकर चलनी है। तो जो ऑलरेडी एग्जाम क्रैक कर चुके हैं वो बताएंगे। मैं तो रहूंगा ही वहां पर, ये मत सोचना कि मैं नहीं रहूंगा, ठीक है। बाकी सेलेक्टेड कैंडिडेट आप लोगों को अच्छे से सारी चीजें बताते हुए चलेंगे, ठीक है। तो अच्छे से सारी चीजें आप लोग देखिएगा, बहुत ही तसल्ली में चीजें चलेंगी। पर ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर जो बच्चे बातें करें उसके बारे में जरूर बताना। इस लेक्चर की पीडीएफ आप लोग यहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और बाकी इसी के साथ में सारी और भी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है। और फिर से एक छोटी सी बात यार, कई सारे बच्चों जो कि यहाँ पर आज के डेट में रिज्यूमे भेज रहे हैं या फिर जो भी एक्सपीरियंस पर्सन है जो रिज्यूमे भेज रहे हैं, मैंने बोला था कुछ अपना डेमो जरूर भेजना साथ में, यानी कि जो भी आप लोग काम करते हो, ठीक है। आप लोग कहीं पीपीटी बनाते हो या फिर शॉर्ट्स वीडियो एडिट करते हो या फिर आप लोग किसी भी तरीके से हिंदी से या इंग्लिश से ट्रांसलेशन का काम करते हैं या फिर थंबनेल वगैरह बनाते हैं, जो भी आप लोग काम करते हो उसका डेमो जरूर भेजिए यार, ठीक है। क्योंकि डेमो रहेगा तो मेरे पास में थोड़ी आसानी रहेगी चूज़ करने में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने बस रिज्यूमे भेज दिया, उसमें डेमो किसी में नहीं है। तो डेमो उसमें लगाओ ताकि मुझे आसानी रहे चूज़ करने में कि हाँ थोड़ा सा एक्सपीरियंस पर्सन मिल जाए और एक अच्छी टीम बनाकर आगे चला जाए, ठीक है। तो ये बात आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। studyloverveer@gmail.com पर ये सारी चीज़ें आप लोग सेंड कर सकते हो, ठीक है। अभी हाँ एक आर्टिकल जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आप लोगों को देखने को मिला और बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर बात भी की कि जो हमारे रेसलर हैं, पहलवान हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट जो है अपना सस्पेंड क्यों कर दिया। देखिए सारी कहानी जो है वो चेंज हो गई जब हमारी नई पार्लियामेंट बन रही थी और सारे के सारे लोग जो हैं वो पार्लियामेंट की तरफ को चल रहे थे प्रोटेस्ट करते हुए। तो सबके जो नाम से एफआईआर दर्ज यहाँ पर हो गई थी। तो जो एफआईआर दर्ज हो गई थी उसकी वजह से और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी यहाँ पर। कहीं ना कहीं वो एक सिक्योरिटी का एक तरीके से थोड़ा सा मतलब आप लोग बोल सकते हो एक नहीं, जब नई पार्लियामेंट बन रही हो और बहुत सारे डिग्नेटरी वहाँ पर आ रहे हो और एक तरीके से थोड़ा सा सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिली। पर लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि सरकार ने अब एश्योरेंस दिया है कि यहाँ पर जो रेसलर हैं उनका प्रोटेस्ट जो है सस्पेंड करने के बाद में कि अब चीज़ें जो हैं वो सुधरेगी। यहाँ पर एफआईआर रजिस्टर हो गई थी क्योंकि 28 मई को जो रेसलर के खिलाफ अभी यहाँ पर जो चीफ हैं, ठीक है, तो उनके खिलाफ जो है यहाँ पर अभी बोला जा रहा है कि 15 जून तक का यहाँ पर चीज़ें जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। 15 जून तक अगर चीज़ें कंप्लीट हो जाती है तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, क्योंकि सच्चाई अगर देखी जाए आप लोग यहाँ पर आज की डेट में हर एक पर्सन जो है वो इस चीज़ के साथ में अपने आप को कोरिलेट कर कर अंदर से डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं कि यार देश के ऐसे पहलवान जिन्होंने अपना खून पसीना कर कर देश के लिए मेडल जीत कर लेकर आए, उनकी क्या दुर्गति देश के अंदर में हो गई है। तो ये वास्तव में ही एक तरीके से इतना लंबा चलने वाला मुद्दा नहीं होना चाहिए था और ऊपर से इंटरनेशनल लेवल तक ये इशू उठ चुका है यार आज की डेट में कि किस तरीके से ट्रीटमेंट यहाँ पर मिल रहा है गोल्ड मेडलिस्ट को। आगे आने वाले जो प्लेयर हैं वो किस तरीके से इस चीज़ को लेकर चलेंगे, कैसे सोचेंगे, खासकर लड़कियां जो इस फील्ड में काम करती हैं। आप लोग सोचो जिसके माँ बाप ने ये सुना होगा कि यहाँ पर लड़कियों के साथ में इस तरीके से हरकतें हो रही है रेसलिंग के फील्ड में, तो लड़कियां रेसलिंग के फील्ड में तो दूर की बात है, उनको किसी और फील्ड में भी उनके माँ बाप नहीं भेजेंगे आज की डेट में। ये मैं आप लोगों को लिख कर दे रहा हूँ जब ये इतनी ज़्यादा चीज़ें जो वायरल हो गई हैं। तो अगर यहाँ पर सही तरीके से इस केस का निवारण नहीं होता है तो ये समझ के चलो कि आने वाली लड़कियों के भविष्य पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है जो इस फील्ड में जाना चाहती हैं। और ये मैं अपने आप नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास कई सारे बच्चे ऐसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हुए जिन्होंने मेल किया है कि सर अभी हम लोग बातें कर रहे थे सर कि इतने सारे मेडल आए हैं, अभी एक तरीके से ओलंपिक में भी हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो गई, बढ़ती जा रही है, कॉमनवेल्थ गेम में भी। तो सर घर पर बात की थी तो घर वाले बोल रहे हैं ये देख लो क्या चल रहा है। तो सर हमारे जो घर वाले हैं वो अब चाह नहीं रहे हैं कि हम लोग गेम में जाएं। समझ रहे हो आप लोग यहाँ पर, मतलब कितने सारे लोगों की जो एम्बिशन है वो यहाँ पर डाउन होती नजर आएगी। तो ऐसे केसेस यार जिससे पूरा देश क्या दुनिया में जिसकी वजह से कुछ इस तरीके का नेगेटिव मैसेज जाए, मतलब सरकार को स्टार्टिंग में ही आना चाहिए था इसके लिए बिल्कुल एकदम इमीडिएटली कि जैसे ही आकर बैठे इनको यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए आने ही नहीं देना चाहिए था, उससे पहले इनका मैटर सोल्व हो जाना चाहिए था।
कुछ, और ये ऐसी तो चीज़ कोई यार मांग नहीं रहे थे कि आपसे जो कि आप लोग दे नहीं सकते, ये तो ऑलरेडी ऐसी चीज़ मांग रहे थे जो कि जरूरी भी है कहीं ना कहीं एक तरीके से महिलाओं की सुरक्षा के लिए। वैसे तो इतने बड़े बड़े कैंपेन हैं हमारे देश के अंदर में बेटियों को लेकर जिसकी कुछ हद नहीं है, पर इन रियलिटी में जब ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो यहाँ पर उसका सॉल्यूशन निकलता हुआ नजर आता नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। ये एक ऐसी डायरेक्शन में चीज़ें चली गई कि जो नेगेटिव इंपैक्ट डालेंगी लड़कियों के फ्यूचर के बारे में बहुत ही लार्ज स्केल पर। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें, तो इसका 15 जून तक अगर रिजल्ट नहीं आता है तो ये और भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ें आगे क्रिएट होती नजर आएगी। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप लोग इस पूरे इशू, पूरे इंसिडेंट को कैसे देख रहे हैं? और अगर आप लोगों से राय रखने के लिए पूछा है खासकर लड़कियों से रिलेटेड, और ये एथिकल इशू भी बन जाता है यार, एथिक्स के पेपर में आप लोगों से यहाँ पर पूछ लिया जाएगा इस तरीके से कि लड़कियों के साथ में अगर इस तरीके से चीज़ें होती हैं तो फिर किस तरीके से हम लोग आगे लड़कियों को लेकर आ पाएंगे। और अगर आप लोग यहाँ पर जो रेसलिंग फेडरेशन है उसके चीफ बनते हैं तो आप लोग इसको कैसे सोल्व करने की कोशिश करोगे। तो आप लोगों से यहाँ पर एग्जाम के अंदर में एथिक्स का क्वेश्चन भी आप लोगों से यहाँ पर बन सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक यहाँ पर बन जाता है अगर उस नजरिए से आप लोग इसको देखोगे, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद जरूर रखिएगा। अच्छा, अगर आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूं, रिसेंटली अगर आप लोग टोटल मिलाकर मेडल देखोगे हमने कितने गोल्ड जीते हैं, आप लोग देखना उंगलियों पर काउंट कर लोगे आप लोग उनको। रियलिटी देख रहे हो आप लोग यहाँ पर, मतलब आज भी ऐसे नहीं है, कई सारे लोग ऐसे हैं जैसे माइकल फिलिप्स के बारे में बात करो, हमारा पूरा देश इतने मेडल नहीं जीतता है जितना वो अकेला बंदा जो है जीत कर चला जाता है। टोटल भी काउंट करो तो वो मतलब कहाँ बैठा हुआ है बंदा, और इतनी पॉपुलेशन है। तो हम लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए एक्चुअल में, तो ठीक है। बताना जरूर यहाँ पर कोई भी, और नेगेटिव कमेंट मत करना, प्रोडक्टिव कमेंट करना, जिससे कि एक सजेशन टाइप में मिले कि ऐसा करना चाहिए और लगे कि आप लोग एक मैच्योर बंदे हो, एक इस तरीके से सोच पा रहे हो, तो आप लोगों का थिंकिंग प्रोसीजर चेंज होगा जैसे, ठीक है। अभी जैसे आप लोगों को शाम को इंटरव्यू देखने को मिलेगा, उसमें देखना बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जब आप लोग यहाँ पर सोचते हैं ना, बातें करते हैं, वो आप लोगों को इंटरव्यू में भी आप लोगों को याद आती है, ठीक है। देखना जब भी शाम को इंटरव्यू आएगा, बातें करेंगे तो उसमें कई सारी बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी जिससे आप लोग चीज़ों को समझ पाओगे। तो जो मैं पूछता हूँ उसका मतलब ही रहता है कि आप लोग अपने दिमाग में सोचो ताकि आगे भी आप लोगों को उसका फायदा देखने को मिले, ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। और इसी के साथ में फीडबैक जरूर देना, 1 सेकंड लगता है, वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हैं जैसे भी वीडियो आप लोगों को लगती है, ताकि उससे ये पता चलता रहे कि हाँ आप लोगों को जो चीज़ें हैं वो पसंद आ रही हैं, ठीक है। और कोई चीज़ें चेंज करनी है तो उसमें भी आप लोग बता सकते हैं चीज़ों को। दोस्तों ये जो आर्टिकल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, जब हम लोग बात करते हैं सेंटर और स्टेट रिलेशन के बारे में। कल को चलकर आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछ ले पुंची कमीशन के बारे में कि किससे रिलेटेड है, तो इसके बारे में भी आप लोगों से मैं बातें करूंगा। ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है जीएस पेपर 2 में पॉलिटी वाले सेक्शन के साथ में आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अभी जो हमारी कंट्री में होम गवर्नमेंट है, यानी कि होम गवर्नमेंट बोल रहा हूँ, बेसिकली होम मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री के द्वारा डिसाइड किया गया कि यहाँ पर पुंची कमीशन के ऊपर फोकस किया जाए। तो यहाँ पर गृह मंत्रालय के द्वारा जो बेसिकली राज्य जो सरकार है उसके साथ में मिलकर पुंची आयोग की रिपोर्ट के ऊपर टिप्पणी मांगी है कि आप लोगों की क्या राय है, इसके फैसले को किस तरीके से इंप्लीमेंट करना चाहिए। पुंची कमीशन जो है इसके बारे में आप लोगों से आंसर राइटिंग में कई बार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जो कमीशन है ये बात बताता है कि किस तरीके से हमारा फेडरल सिस्टम जो है वो आगे सही डायरेक्शन में चलना चाहिए। जो पुंची साहब हैं आखिर ये थे कौन, अगर इनके बारे में बात करें तो याद रखिएगा यहाँ पर हमारे देश में एक कमीशन बनाया गया जिसमें बात की गई कि सेंटर और स्टेट के जो रिलेशन है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो मिलकर सही डायरेक्शन में शानदार तरीके से काम करे, तभी हमारे देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है यानी कि संघवाद का ढांचा है तभी आगे सही तरीके से सही डायरेक्शन में बढ़ पाएगा। इसके लिए एम पुंची, MMP याद रख लेना, MM पुंची साहब जो है फॉर्मर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया गया और इस कमीशन के द्वारा अलग अलग वॉल्यूम प्रेजेंट किए गए। तो टोटल मिलाकर 7 वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो इनके द्वारा प्रेजेंट किए गए। तो उनमें बहुत ही फोकस है कई सारे एरिया पर, उसमें से सबसे जो इंपॉर्टेंट फोकस एरिया है वो है सेंटर स्टेट रिलेशन के बीच में। इसमें सही बातें, कई सारी बातें बताई गई हैं कि किस तरीके से सेंटर और स्टेट के रिलेशन होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि कुछ बातें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सेंटर और स्टेट के रिलेशन के बारे में बात करते हैं, कैसे ऑटोनॉमी देनी चाहिए। गवर्नर और प्रेसिडेंट के बारे में कई बार ये बोलते हैं कि जो गवर्नर के लिए भी इलेक्शन होने चाहिए। आप लोग क्या लगता है कि गवर्नर के लिए इलेक्शन होने चाहिए? फिर यहाँ पर जो है बैलेंस बनाने की बात की जाती है, क्योंकि गवर्नर जो है वो कई बार ऐसा माना जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का नुमाइंदा है, जिस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ढंग से अपने फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती है, ठीक है। क्या क्या डिमांड है उनके ऊपर, क्या क्या इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, इन सब जो आर्टिकल्स के ऊपर भी बात की गई। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के बारे में स्पेशल प्रोविजन, जम्मू एंड कश्मीर, बहुत सारी ऐसी बातें थी जो पुंची कमीशन के अंदर में यहाँ पर बेसिकली की गई थी। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया यहाँ पर
तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से प्रीलिम्स में पूछा सकता है क्योंकि न्यूज़ में है, और एपीएफसी के अंदर भी यहाँ पर क्वेश्चन बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। पुंची कमीशन 2007 में चेयरमैनशिप जो है एमएम पुंची साहब की अध्यक्षता में यहाँ पर इसको बनाया गया था, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया है। अभी यहाँ पर बात करें तो इसके द्वारा जो रिपोर्ट है यहाँ पर इंटर स्टेट रिलेशन के बारे में, तो स्टैंडिंग कमेटी के सामने 2017-18 में यहाँ पर चीज़ें आप लोगों को देखने को मिली। तो अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि इसको कैसे हम लोग को आगे लेकर चलना है। ऑब्जेक्टिव यही है सीधा सीधा कि रिव्यू करना है कि कैसे करंट प्रेजेंट सिनेरियो में हम लोग सेंटर और स्टेट जो है वो कुत्ते बिल्ली की तरह न लड़े, और एक फेडरल स्ट्रक्चर को जो है वो सिस्टमेटिक वे में हम लोग इंप्लीमेंट करके यहाँ पर आगे लेकर चल सके। तो बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जिसमें इसने बहुत ही सटीक तरीके से जो कमीशन है अपनी एक तरीके से रिव्यू दिए हैं, ताकि एक बेहतरीन सिस्टम जो है वो हम लोग आगे लेकर बढ़ सकें। इसकी कुछ रिकमेंडेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बने हैं यहाँ पर, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कमीशन है जिसके बारे में बात करता हूँ मैं अभी यहाँ पर आप लोगों के सामने। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल जो है, तो यहाँ पर उसके बारे में बात की जा रही थी, क्रिएट किया जाए और यहाँ पर कहीं ना कहीं सुपरसीड किया जाए स्ट्रक्चर जो मैटर है रिलेटेड टू इंटरनल सिक्योरिटी, क्योंकि कई बार कई सारे ऐसे प्रोविजन रहते हैं यहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी के नाम पर कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के दायरे में जाकर घुस जाती है। अभी जब एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम देश के अंदर में चलाया गया उस टाइम पर सीधे सीधे ये बोला गया कि सरकार जो है वो स्टेट के दायरे में जाकर घुस रही है, और उसके बाद में फिर ब्लॉक एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम चला दिया। तो कई सारे जो स्टेट हैं बोल रहे हैं कि ये तो बेसिकली हमारे एरिया में आकर घुस जाए कंप्लीटली। अमेंडमेंट करने की बात की गई आर्टिकल 355 और आर्टिकल 356 के अंदर। 355 जो बोलते हैं यहाँ पर सेंटर को पावर दे रखी है प्रोटेक्ट करने के लिए अगेंस्ट द एक्सटर्नल अग्रेशन, और 356 बोलते हैं यहाँ पर कि प्रेसिडेंट रूल। कई बार आप लोगों ने सुना होगा पुराने टाइम पर कि प्रेसिडेंट रूल जो है आनन फानन में स्टेट के अंदर में लगा दिए जाते हैं, और मैक्सिमम उन्हीं स्टेट में लगते हैं जिन स्टेट में अपोजिशन की सरकार होती है। यानी कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जो पावर में रहते हैं, चाहे वो प्रेजेंट टाइम पे बीजेपी हो चाहे पुराने टाइम पे कांग्रेस हो, इंटरेस्टिंग चीज़ ये रहती है कि उस टाइम पर हमेशा जो अपोजिशन के लीडर रहते हैं उनमें सारी कमियां खामियां दिखती हैं। वो बेसिकली लगते हैं कि पता नहीं क्या करप्शन कर रहे हैं। जो पावर में रहते हैं उनसे कोई नहीं पकड़ा जाता कभी, ठीक है। मतलब उस टाइम पर ये लगता है कि सारे पावर वाले दूध के धुले हैं। तो ये कई बार मिसयूज़ होते हैं यहाँ पर हमारे देश के सिस्टम का, ये भी आप लोगों ने देखा होगा। गवर्नर अगर होना चाहिए किसी भी राज्य के अंदर में तो वो आउटसाइड स्टेट का होना चाहिए। वैसे बोल तो दिया आउटसाइड स्टेट का होना चाहिए, चलो हो भी गया आउटसाइड स्टेट का, पर लेकिन गवर्नर जो होना चाहिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। आउटसाइड स्टेट में बोलने का मतलब ये है कि ताकि रीजनल जो पॉलिटिक्स है उससे वो इन्फ्लुएंस न हो, तो एक अच्छी बात बोली गई। गवर्नर जो होना चाहिए वो नॉमिनेटेड होना चाहिए चीफ मिनिस्टर के साथ में कंसल्ट कर कर। रीजन क्या है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नर बैठा देती है यहाँ पर चीफ मिनिस्टर के सर पर ले जाकर, और फिर क्या होता है, फिर यहाँ पर ऐसा होता है जैसे दिल्ली में सिचुएशन बनी हुई है, जैसे वेस्ट बंगाल में सिचुएशन बनी हुई थी, जैसे केरला और तमिलनाडु में सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक ऐसा अटपटा सा माहौल बना देता है जिसकी वजह से बार बार न्यूज़ में आने लगते हैं। और वेस्ट बंगाल वाली सिचुएशन तो इतनी खतरनाक हो गई थी वहाँ पर, मतलब एक दूसरे की इंसल्ट करने पर आ गए थे, वो वाली सिचुएशन है यहाँ पर। इस्टेब्लिशमेंट की बात की जा रही है, जो कमेटी है सिलेक्शन कमेटी होनी चाहिए गवर्नर के लिए, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल ही ना रहे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल यहाँ पर हो जाना चाहिए। एक जो यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर है, यानी कि प्रेसिडेंट के जब तक चाहे तब तक गवर्नर रहेगा, वरना नहीं, तो वो हट जाना चाहिए यहाँ पर। एक गवर्नर जो है उसको टेन्योर मिलना चाहिए कि भाई साहब इतने टाइम तक तो रहेगा, कोई टच नहीं कर सकता इतने टाइम तक। दिक्कत क्या है, गवर्नर की बेचारे को प्रॉब्लम है, उसको भी उसी हिसाब से काम करना पड़ता है कि आज है कल रहे ना रहे, ठीक है, तो मैं रहूँ ना रहूँ, तो वाली बातें हैं। गवर्नर का प्रोसीजर जो होना चाहिए इम्पीचमेंट का स्टेट को दे देना चाहिए, कि अगर स्टेट के अंदर में गवर्नर जो है वो हद से बाहर जाता है तो उसका भी इम्पीचमेंट करना चाहिए, जैसा प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट यहाँ पर होने का प्रोसीजर है। तो ये इतनी सारी पावर अगर यहाँ पर मिलेगी कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट को, तो आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि जो पैटर्न चल रहा है यहाँ पर, जो रस्साकसी वाला, वो पैटर्न जो है वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। क्या बात लग रही है आप लोगों को, सही बातें बोली गई हैं, तो कुछ ना कुछ सोच समझ कर लिखा होगा इन्होंने। जो नेक्स्ट चीज़ बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी खतरनाक है। आप लोगों को पता है हमारे देश के अंदर में फाइनेंस कमीशन आप लोगों को देखने को मिलता है। तो फाइनेंस कमीशन जो है वो अपनी रिकमेंडेशन देता है कि कैसे कैसे टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए सेंटर और स्टेट के बीच में। चलो ठीक है, फाइनेंस कमीशन ने बता दिया कि ऐसे ऐसे टेस्ट का जो होना चाहिए इंक्लूजन, ठीक है, पर लेकिन कई बार कई सारे रूल और रेगुलेशन जो हैं जब बनाए जाते हैं तो प्रॉपर स्टेट को वहाँ पर काउंट नहीं किया जाता है। तो स्टेट गवर्नमेंट को भी ढंग से काउंट करना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ऐसा है जिसकी वजह से पूरे कोविड-19 के टाइम पर सारे स्टेट जो है वो रोते रहे। क्यों?
क्योंकि अगर मान लीजिए आज की डेट में आप लोग टैक्स पे करते हैं तो उस टैक्स के ऊपर अगर गवर्नमेंट ने लगा दिया कि 1% जो है वो सेस लगेगा या फिर 1% जो है वो सरचार्ज लगेगा, तो सेस और सरचार्ज जो है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को। तो यहाँ पर इस कमीशन ने बोला कि रिडक्शन होना चाहिए, यहाँ पर जो ग्रोस टेस्ट जो यहाँ पर पूरा टैक्स जो इकट्ठा होकर आता है उसमें सेस और सरचार्ज जो है वो काफ़ी कम होना चाहिए। आप लोग बोलोगे क्यों, टैक्स तो अच्छी बात है, कलेक्शन हो रहा है, गवर्नमेंट के पास में जा रहा है। उसका रीज़न ये कि जो सेस जो होता है ना इसको बोलते हैं CESS। इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि ये पर्टिकुलर पर्पज के लिए लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए अभी इन्वायरमेंट खराब है काफ़ी ज़्यादा, तो यहाँ पर इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करना है। अगर मान लीजिए बच्चों की एजुकेशन ढंग से नहीं हो रही है तो बच्चों की एजुकेशन जो है उसके ऊपर फोकस देकर चलना है। तो कुछ भी ऐसा जैसे सोलर पैनल जो है सब जगह होने चाहिए तो उसके ऊपर काम करना है। तो किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए लगाया जाता है और उसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए इसको यूज़ किया जाता है। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर सरचार्ज जो रहता है यहाँ पर और जो सेस वगैरह रहते हैं यहाँ पर, सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर क्या देखने को मिलती है, ये सेंटर लगा तो देता है पर लेकिन इसको स्टेट के साथ में शेयर नहीं करता है। और कई बार ऐसा देखने को मिलता है जो टोटल कलेक्शन जहाँ से निकल कर आ रहा है उससे ज़्यादा कलेक्शन यहाँ पर सेस और सरचार्ज का निकल कर आता है। स्टेट गवर्नमेंट रोते रहते हैं कि भाई साहब तुम तो अपने कमाने के साधन ढूंढ रहे हो और हम जो दारू बेचते हैं हमारे दारू बेचने वाले साधन भी तुम हमसे छीन रहे हो। हम लोग जो और भी कुछ काम करते हैं उल्टे सीधे हम हमारे छीन रहे हो। हमारे हेल्थ मिनिस्टर को पकड़ के ले गए तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को पकड़ के दिल्ली के अंदर में अभी एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन देखने को मिली। यहाँ पर सिचुएशन क्या है, दिल्ली के जो अभी फिलहाल एजुकेशन मिनिस्टर साहब जो हैं मनीष सिसोदिया साहब, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। उनके ऊपर आरोप भी कई खतरनाक है। आरोप क्या है, ये बोला गया रिसेंटली अभी आरोप के अंदर में कि उन साहब के द्वारा एक साइड में बोला गया कि मैं एजुकेशन को एक तरीके से सही डायरेक्शन में लेकर चल रहा हूँ, जिसमें उन्होंने काम भी किया, दुनिया ने उनको देखा भी। दूसरी साइड में क्या कर रहे हैं, शराब पिला रहे हैं सबको, एक तरीके से शराब से जो है दुनिया भर का पैसा कमा रहे हैं। तो इसमें यहाँ पर बैलेंस क्या रहता है, जो सबसे ज़्यादा सोचने वाला है। आप लोग खुद सोचो सरकार क्या करती है और यहाँ पर किस तरीके से हम लोग को इसको देखना चाहिए। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा मूवी जैसे ही चलती है थिएटर के अंदर में तो बीड़ी सिगरेट तंबाकू के ऊपर बोलते हैं कि इसको नहीं पीना चाहिए। कई सारे लोग बोलते हैं कि भाई साहब ठीक है हम नहीं पिएंगे, सरकार को बोल दो कि इसको बनाना बंद कर दे। सरकार बोलती है कि हम तो सबसे ज़्यादा टैक्स जो है वहीं से मिलता है, हम इसको बनाना कैसे बंद कर दें, हमारी तो जो है सरकार ही नहीं चल पाएगी बिना पैसे के, ऐसे कैसे काम चलेगा। पर लेकिन जो टैक्स हमारे पास आ रहा है हम तो उसको अच्छे काम में यूज़ करते हैं, हम लोग एजुकेशन में यूज़ करते हैं, हम लोग उसको हेल्थ में यूज़ करते हैं, हम लोग डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि ये एक दो मुही तलवार है, ये जो टैक्स यहाँ से आ रहा है। स्टेट के पास में पैसा तो इकट्ठा हो जा रहा है कि भाई साहब तुमको पैसा मिल गया, पर इन रियलिटी में अगर समझोगे ये जो पैसा यहाँ पर आ रहा है ये खतरनाक लेवल का पैसा है, क्योंकि कोई इंसान मर रहा है बीड़ी सिगरेट तंबाकू पीकर, उससे पैसा कमाकर फिर सरकार बोले कि हम लोग हेल्थ में लगा देंगे, हम लोग एजुकेशन में लगा देंगे। क्या लगता है आप लोगों को ये क्या चीज़ होगी? मतलब दूसरे की अर्थी पर दूसरे की हेल्थ जो है वो सजाई जा रही है, ये वाली चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा काम करना चाहिए, ये सही तरीका नहीं है। पैसे कमाने के और दूसरे ऑल्टरनेटिव होने चाहिए। ये नहीं कि तुम सिगरेट पियो तुमसे पैसा मिल रहा है, सही बात है, यहाँ पर जुआ खेलना सिखा दो लोगों को क्योंकि टैक्स लग रहा है उसके ऊपर। तो चीज़ों को ऐसे रेगुलेट करो तो कि ये नेगेटिव चीज़ें जो है वो आगे ना बढ़े और इसके ऊपर ज़्यादा फोकस न रहे, वरना मैक्सिमम स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इसी पर्टिकुलर पर्पज से अपना पैसा कमा रही है, जो कि गलत बात है। तो कोई ऑल्टरनेटिव दूसरे साधन यहाँ पर होने चाहिए। तो ये बातें यहाँ पर हो गई। इसी के साथ में फाइनेंस जो यहाँ पर कमीशन डिवीजन होना चाहिए, फुल फ्लेज डिपार्टमेंट, ताकि चीज़ों को ढंग से टैकल किया जा सके इस पर्टिकुलर पर्पज के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर जो बात बोली जा रही है ये बोली जा रही है, एक सेकेंड, अब सही है, कम्युनल वायलेंस के बारे में बात की जा रही है कि कम्युनल वायलेंस अगर कहीं पर होता है तो उसके लिए बिल लाना चाहिए और टेम्परेरी डिप्लॉयमेंट फोर्सेस का होना चाहिए इन द स्टेट विदाउट द स्टेट परमिशन, क्योंकि कई बार स्टेट परमिशन नहीं देती है और चीज़ें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। पॉकेट वीटो, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। आज की डेट में कई बार गवर्नर को यहाँ पर क्या करते हैं कि कोई बिल पास किया उसको अपनी पॉकेट में डाल लेते हैं, ठीक है। तो स्टेट जो है विद इन द 6 मंथ ऑफ द प्रेसिडेंट जो डिसीजन है उसको बेसिकली बात की जा रही है कि वो एक तरीके से जो क्लोज है उसमें एक टाइम ड्यूरेशन रखना चाहिए, ठीक है, कि एक तरीके से पॉकेट में डाले हुए हैं, उस पर कोई डिसीजन ही नहीं दे रहे हैं, ना तो पास कर रहे हैं ना फेल कर रहे हैं। तो पास फेल नहीं होता था, बचपन में होता था वो जो चमकता था पास फेल तो वाली कंडीशन यहाँ पर रहती है, तो एक गलत बात है। सेंटर डिप्लोय एक तरीके से डिप्लोमेटिक पावर जो रहती है, कई बार क्या रहता है यहाँ पर एक तरीके से जो नेगोशिएशन की बात आती है यहाँ पर स्टेट लिस्ट के अंदर भी यहाँ पर घुस जाते हैं जाकर। अभी आप लोगों ने देखा एग्रीकल्चर के बारे में जब यहाँ पर बात कर रहे थे और खासकर बात की जा रही थी यहाँ पर जो बिल लेकर आए गए थे एग्रीकल्चर में रिफॉर्म के लिए, तो कई सारे लोग जो है उसको लेकर जो है फ्रस्ट्रेट हो गए कि ये बिल्कुल गलत बात है।
सब्जेक्ट इन द कॉन्करेंट लिस्ट, जो भी सब्जेक्ट होते हैं, आप लोगों को पता है 7वें शेड्यूल के अंदर में 3 लिस्ट हैं, सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, इसको हालांकि यूनियन लिस्ट बोलते हैं। तो कोशिश ये रहती है कि यहाँ पर बेसिकली फुल पावर जो है कहीं ना कहीं जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की आ जाए कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में। जबकि ये माना जाता है कि कॉन्करेंट लिस्ट इसलिए बनाई गई थी ताकि सेंटर जो है वो डिस्कशन करके यहाँ पर काम कर सके, ना कि वो जो है अपनी मनमानी चला के स्टेट को बोल दो कि लो हो गया अब तुम जो है इसको इम्प्लीमेंट कर लो। तो ये गलत बात है, इनके ऊपर भी कहीं ना कहीं काम होना चाहिए, तो चीज़ों को प्रायोरिटी देनी चाहिए यहाँ पर। तो इस तरीके से कई सारी बातें बोली गई। जैसे अगर बात करें सिलेक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर के बारे में बात करें तो उसके बारे में बोला गया यहाँ पर कि सपोर्ट होनी चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली की, प्रॉपर एब्सोल्यूट मेजोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से कोalition जो भी हो पार्टी की बिफोर द इलेक्शन होनी चाहिए, ये कई सारी रिकमेंडेशन दी गई थी उनके द्वारा। मतलब क्या था, कई बार क्या होता है जैसे पॉलिटिकल पार्टी में, अगर आज के दिन में आप लोग देखो, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर राज्य है जिसका नाम है ए, उस राज्य में इलेक्शन हुए और उस राज्य में जो है 5 लोग जो है वो खड़े हुए हैं। 5 लोग में से एक इंसान को जो है वो यहाँ पर मिल गए 20% वोट, दूसरे इंसान को मिल गए 15%, तीसरे को मिल गए 25%, मतलब इस तरीके से कोई पैटर्न चल रहा है, ठीक है। चौथे इंसान को मिल गए यहाँ पर, इसको मिल गए यहाँ पर 10% वोट, ठीक है। अब कितना हो गया, यहाँ पर इसको 10% मिल गए और एक बच गया, उसको कितने दिलाने बताओ, उसको दिला दो चलो 30%, ठीक है। तो टोटल मिला के कितने हो गए यहाँ पर, तो 100% हो गए, 100% हो गए ना, 30 और 10 40, 40 60, ठीक है, हो गए पूरे 100%। तो अब इन 100% में से सोचो यहाँ पर कोई पर्टिकुलर, अगर यहाँ पे बोले इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन जीत कर आएगा, तो ये वाला जीत कर आएगा। तो चलो ये वाला जीत कर आ गया। अब यहाँ पर अलग अलग सभी इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूंसी में से जब जीत कर आए तो यहाँ पर क्या हुआ, प्रेजेंट टाइम पर कोई गवर्नमेंट फॉर्म होनी थी, पर लेकिन क्या हुआ यहाँ पर उसके पास में एक सीट की कमी पड़ रही थी, ठीक है। तो एक होता है कि कोalition, अगर मान लीजिए क्या होता है कि यहाँ पर अगर एक सीट की कमी पड़ रही है, किसी ने आकर सपोर्ट कर दिया, पर लेकिन हुआ क्या, जो सपोर्ट करने वाला था यहाँ पर एक सीट वाला, उसने सपोर्ट करने से मना कर दिया, बाकी दूसरे के साथ में जाकर मिल गया, जो यहाँ पर छोटी छोटी जो है मेजोरिटी मिलकर उन्होंने गवर्नमेंट बना ली, जिसकी पावर में गवर्नमेंट में आने वाला था उसकी वो गवर्नमेंट में आए नहीं। तो बोला यह गया कि आप लोग इलेक्शन से पहले ही यहाँ पर कोalition रखो, इलेक्शन के बाद में कोalition नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कोalition ऑफ द पार्टी एस्टेब्लिशमेंट बिफोर इलेक्शन, ताकि बाद में जो है ये दल बदल वाली नीति जो है वो चलती हुई यहाँ पर नजर न आए और एक स्टेबिलिटी बनी रहे, क्योंकि जनता के पैसे पर इलेक्शन जीतकर आप लोग आ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर जनता के फेवर में चीज़ें होनी चाहिए। लार्जेस्ट सिंगल पार्टी विद द बैकिंग ऑफ द अदर पार्टी, उसी को मिलना चाहिए, ऐसे नहीं कोई छोटी छोटी पार्टी आ गई और वो आके बैठ गई यहाँ पर। सबसे पहले लार्जेस्ट सिंगल पार्टी का ही यहाँ पर मुद्दा एक तरीके से होना चाहिए। पोस्ट इलेक्शन कोalition ऑफ द पार्टी जो होनी चाहिए मेंबर की, वो एक तरीके से या फिर किसी के साथ में, तो वो ऐसा होना चाहिए कोई एक तरीके से आउटसाइड सपोर्ट करेगा, वो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट में जाकर बैठेगा। क्यों? क्योंकि लालच में आ जाते हैं यहाँ पर कि हाँ भाई साहब हमको ये पोस्ट दे दो, हम तो तुम्हारे पास में आ जाएंगे, तो वो वाली खतरनाक सिचुएशन जो है वो माहौल क्रिएट करती है, तो इनसे थोड़ा सा हटना पड़ेगा। तो ये सारी बेसिक चीजें हैं, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर पुंजी कमीशन के बारे में, इसको अटेम्प्ट करो। यहाँ पर कमीशन जो है 2007 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया। चेयरमैनशिप फॉर्मर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे मदन मोहन पुंची साहब। कमीशन ने सबमिट कर दी थी अगले साल ही अपनी रिपोर्ट। ऑब्जेक्टिव है कि कैसे सेंटर और स्टेट के रिलेशन जो है मैनेज करने चाहिए। क्या है सही आंसर, 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो सही आंसर बताइए। एक और क्वेश्चन है, रिकमेंडेशन मेड बाय द पुंची कमीशन। तो यहाँ पर कम्युनल वायलेंस बिल अमेंडमेंट आना चाहिए। टेम्परेरी डिप्लॉयमेंट ऑफ द फोर्स विदाउट द स्टेट परमिशन, ये इसके अंदर में बोला गया। दूसरा बोला गया कि जो क्लोज है यहाँ पर बेसिकली मैंडेटिंग नोटिस होना चाहिए विद इन पीरियड 6 मंथ, जो कि प्रेसिडेंट डिसीजन ऑन द पॉकेट वीटो के ऊपर भी काम करना चाहिए यहाँ पर, ऐसा नहीं कि वो ले बैठे हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑफ द यूनियन एबिलिटी टू नेगोशिएट द ट्रीटी टू दैट इन्वॉल्व सब्जेक्ट ऑन द स्टेट लिस्ट, ठीक है। तो यानी कि एक प्रॉपर नेगोशिएशन होना चाहिए यहाँ पर, सिस्टमेटिक वे में काम चलना चाहिए। तो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ओनली 1 स्टेटमेंट, ओनली 2 स्टेटमेंट, ऑल 3 स्टेटमेंट या फिर नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है बताइए। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या था? पहले क्वेश्चन का आंसर था सी, यानी कि उसने रिपोर्ट जो है इमीडिएटली यहाँ पर सबमिट नहीं करी, बाद में की थी 3 साल बाद में। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, यानी कि यहाँ पर सारी की सारी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देखिए, टॉपिक को तैयार करने का मतलब होता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करके उसका आंसर दे पा रहे हो या नहीं, वरना टॉपिक पढ़कर ऊपर से निकल जाओ कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्या की जा रही है? डिस्कस द रिकमेंडेशन ऑफ द पुंची कमीशन ऑन द जो कन्वेंशन है टू फॉलो बाय द गवर्नर वाइल कॉलिंग ए पॉलिटिकल पार्टी और कोalition टू फॉर्मिंग द गवर्नमेंट इन स्टेट। तो ये जब होता है यहाँ पर कि किसको गवर्नमेंट फ्रेम करने के लिए बनाना है, तो उसमें यहाँ पर एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। तो उसकी रिकमेंडेशन के बारे में यहाँ पर बात करनी है आप लोगों को, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक है, कोई भी डाउट माइंड में हो तो उसको दूर करना है और बताना। बाकी
इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे आ चुके हैं, तो डाउट मत रखिएगा। दोस्तों ये टॉपिक ना एक बहुत ही उम्दा तरीके का टॉपिक आप लोगों को देखने को मिलेगा और कई सारे क्वेश्चन यहाँ से फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। और उसी के साथ में यहाँ पर एक आइडिया भी है, खासकर कोस्टल एरिया में जो लोग रहते हैं, कि उनके लिए किस तरीके से वो यहाँ पर जो सुंदरबन खासकर जो एरिया में काम करते हैं, मैंग्रोव जो फॉरेस्ट होते हैं जिनको दलदली फॉरेस्ट कहते हैं, वहाँ पर वो श्रिम्प कल्टीवेशन भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी मैं आप लोगों से बात करूँगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इस टॉपिक से कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। वैसे अगर देखा जाए तो शॉर्ट न्यूज़ में मैंने टॉपिक कवर किया था, पर लेकिन अभी उस टाइम पर मैंने ना तो आप लोगों की क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई थी, अब यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन भी प्रैक्टिस देखने को मिलेगी और इसी के साथ साथ में यहाँ पर आप लोगों को आंसर राइटिंग का भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यानी कि अब ये टॉपिक जो है थोड़ा सा वो डिटेल में होगा और थोड़ा सा एक तरीका आप लोग बोल सकते हैं कि रिवीजन भी आप लोगों को यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि यूपीएससी ऑलरेडी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ चुकी है। आप लोग खुद देखें यहाँ पर इस पर्टिकुलर कैटेगरी में अगर आप लोग जाएंगे, बात क्या की जा रही है कि डिस्कस करना है क्या कोज है ऑफ द जो डिप्लीशन ऑफ द मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव यानी कि एक तरीके से जो मैंग्रोव यानी कि जो दलदली तटीय फॉरेस्ट होते हैं उनके बारे में बात की जा रही है और एक्सप्लेन करना है कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, खासकर मेंटेन करने में जो कोस्टल इकोलॉजी होती है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से बन जाए तो ये बड़ा ही एक आसान सा क्वेश्चन होगा जिसके बारे में पूछा जा सकता है और रिसेंटली फिर से न्यूज़ में आ रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और एक आप लोगों का वैसा क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, जो कि हम लोग अटेम्प्ट करेंगे और वैसे बहुत सारी और भी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हुआ चलूंगा। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम लोग बात करें इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, तो कुछ बेसिक चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे जब भी आप लोग अगर कोस्टल एरिया में जाएंगे तो खासकर हमारे देश का जो कोस्टल एरिया है, हम लोग इसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। तो ये जो बाउंड्री है ये 7,500 किलोमीटर की आप लोगों को यहाँ पर नजर आती है। यानी कि जो कोस्टल एरिया है ये 7,500 का है हमारे देश में, अगर किलोमीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग यहाँ पर इसको काउंट करोगे। तो इन एरिया में जो लोग रहते हैं तो उनकी रोजी रोटी के लिए बहुत सारे डिफरेंट तरीके के प्रोग्राम यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो उन्हीं में से कुछ प्रोग्राम है ये, जो कि यहाँ पर एक तरीके से एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि आम के आम और गुठलियों के दाम, यानी कि एक तीर से 2 निशाने लगाना। अब यहाँ पर एक तो हम लोग क्या करेंगे, जो श्रिम्प होते हैं यानी कि जो झींगे होते हैं उनकी खेती आप लोगों को यहाँ पर होती नजर आएगी। एक तो पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये हो गया, ठीक है, यानी कि झींगे की खेती होगी यहाँ पर, उसका एक्सपोर्ट भी यहाँ पर कर पाएंगे। दूसरा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोग ये बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया में फॉरेस्ट यानी कि जो जंगल है उसको भी हम लोग क्या कर पाएंगे, उसको बहाल कर पाएंगे, यानी कि उसको भी हम लोग फिर से रीग्रो कर पाएंगे, उसके बारे में ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा कंपेयर करवाता हूँ आप लोगों को। जैसे तमिलनाडु के अंदर में एक पर्टिकुलर गेम है जिसके चलते बैल का यूज़ किया जाता है, ठीक है, बुल टेमिंग बेसिकली उसके अंदर की जाती है, ठीक है, तो जल्लीकट्टू हम लोग उसको बोलते हैं। वैसे अगर देखा जाए जल्लीकट्टू में बोला जाता है कि जो सांड यूज़ किया जाता है, जो बैल यूज़ किया जाता है, वो खत्म हो जाएगा अगर जल्लीकट्टू के अंदर उसका इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि वो फेस्टिवल भी सर्वाइव कर रहा है और वो बेसिकली जो बैल है वो भी सर्वाइव कर रहा है उस पर्टिकुलर एक प्रोग्राम की वजह से। ऐसे ही आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं एक पर्टिकुलर स्कीम ये लेकर आए गए हैं जिसका नाम रखा गया SAIME। ये स्कीम है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है, सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव्स इकोसिस्टम। तो ये एक इनिशिएटिव है सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव्स जो बेसिकली इकोसिस्टम, ये आप लोग याद रखिएगा। ये एक न्यू इनिशिएटिव है यहाँ पर जो कि सुंदरबन डेल्टा में आप लोगों को देखने को मिलेगा और सुंदरबन डेल्टा वेस्ट बंगाल और जो बांग्लादेश वाला रीजन है यहाँ पर देखने को मिलते हैं। किसके नाम पर इस डेल्टा का नाम पड़ा पता है आप लोगों को? एक सुंदरी नामक ट्री है यहाँ पर जो उगता है, उसके नाम पर इसका नाम यहाँ पर रखा गया। तो कम्युनिटी को साथ में लेकर यहाँ पर ये डेवलपमेंट की कोशिश की जा रही है और हमारी कंट्री में यहाँ पर जो नेशनल इन्वायरमेंटल जो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सोसाइटी है वो यहाँ पर इसको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। ये इसको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर स्कीम को, जिसको रखा गया है SAIME यानी कि सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम। तो इसके 2 रीजन है। एक तो सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह कि सस्टेनेबल हम लोग क्या करेंगे, श्रिम्प की खेती कर पाएंगे यहाँ पर, यानी कि जो यहाँ पर ये पर्टिकुलर एरिया में जो झींगे का कल्टीवेशन है यहाँ पर, तो उसकी हम लोग खेती कर पाएंगे, ठीक है। और इसी के साथ में दूसरा क्या रहेगा, जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है यानी कि जो यहाँ पर दलदली जो जलीय ये एक तरीके से फॉरेस्ट है, उसको भी हम लोग यहाँ पर सपोर्ट कर पाएंगे। और यहाँ पर जो इन्वायरमेंटलिस्ट है, जो एक्सपर्ट हैं यहाँ पर, वो इसको लेकर कई बार बताते भी हैं कि अनसस्टेनेबल एक्वाकल्चर जो है पर्टिकुलरली श्रिम्प जो है यहाँ पर, ये एक तरीके से आफ्टर क्लीनिंग द लार्ज जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है, कई सारे लोग इसको लेकर अगर बात करें तो अपने अपने जो कंसर्न भी दिखा रहे हैं कि यहाँ पर ये एक तरीके से नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है। तो पॉजिटिव भी है और चीज़ें नेगेटिव भी हैं, तो दोनों ही तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगी। पर इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, जैसे कि जब ये खेती होगी यहाँ पर पर्टिकुलर, तो यहाँ पर क्या होगा, लोगों को व्यापार मिलेगा, एक तरीके से उनको रोजी रोटी मिलेगी। और तो ये आप लोग समझ सकते हैं।
मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में अगर कोई आप लोगों से पूछ बैठे तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है। ये बेसिकली अगर देखेंगे सुंदरबन का ये पर्टिकुलर एरिया है जहां पर ये पर्टिकुलर सिस्टम को हम लोग इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं। और जब मैं आप लोगों से मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में बात करता हूं तो ये भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे वृक्ष होते हैं जो कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं और यहाँ पर कोस्टल एरिया में ये कई अच्छे काम करते हैं। जैसे कि बाढ़ आ रही है, ठीक है, सुनामी आ रही है, उसका इंपैक्ट जो है वो लैंड पर काफी कम करने का काम करते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पर अगर कोई वेजिटेशन है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। मिट्टी के कटाव को भी यहाँ पर रोकने का काम करते हैं। पर लेकिन इनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है डेवलपमेंट की वजह से, कई सारी चीजें बनाई जा रही हैं जिसकी वजह से इनको आनन फानन में काट दिया जाता है। तो इनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। सबसे ज्यादा कहां पर पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन कई सारे स्टेट पीसीएस में और एग्जाम में पूछा चुके हैं। एक बार अटेम्प्ट कर लो वीडियो को पॉज कर फिर तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा ही करूंगा। सबसे ज्यादा अगर आज के में बात करेंगे वो पाए जाते हैं वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में हमारे देश में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। और वेस्ट बंगाल से बाद में दूसरे नंबर पर कहां पर है, गुजरात के अंदर में। और इनमें डिफरेंस कितना है, वेस्ट बंगाल से आधे हैं यहाँ पर, यानी कि जितने गुजरात में है उसके आधे वेस्ट बंगाल में, और उसके भी आधे आप लोगों को देखने को मिलेंगे अंडमान एंड निकोबार में। यानी कि इतना कम कम आप लोगों को यहां पर नजर आएगा। और फिर लगभग उसके आधे से थोड़े ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेंगे आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो वेस्ट बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटक और केरला, तो ये सारे कोस्टल एरिया में यहाँ पर आप लोगों को थोड़े थोड़े नजर आएंगे। पर सबसे ज्यादा कहां पर वो बता दिया। अब कल को क्वेश्चन देकर उसने सामने वाले ने पूछ लिया कि मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इसी के साथ में दूसरा दे दिया राजस्थान में, तीसरा दे दिया उसने यहाँ पर बेसिकली आसाम के अंदर में। तो आप लोगों को कॉमन सेंस यूज करनी है ना यहाँ पर कि कहां पर पाए जा सकते हैं, कि कहां पर ऐसा माहौल मिलता है। तो इस तरीके से ये काफी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहां पर बन जाता है। इसलिए कहता हूं कि कई बार क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं और आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर उसकी पता है तो वो एक तरीके से ना कहते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या यहाँ पर कि आप लोगों को एक तरीके से ये पता है कि एक्चुअल में है क्या यहाँ पर। कुछ और बातें अब मैं आप लोगों को यहाँ पर सुंदरबन के बारे में बताता हूँ, जो यहाँ पर अब आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में मैं आप लोगों को लेकर चलूंगा सुंदरबन के बारे में। सुंदरबन जो है ये काफी वास्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है, जैसे मैंने बताया कि हमारे देश में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं और वर्ल्ड में लार्जेस्ट, इंडिया और बांग्लादेश के अंदर में वर्ल्ड में लार्जेस्ट, जो कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना जो रिवर है उसका जो मीटिंग पॉइंट है वहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि पता होना चाहिए। 3 रिवर आकर मिलती है वहां पर, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है और वर्ल्ड में लार्जेस्ट डेल्टा के साथ साथ में ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट एरिया भी है। ये भी इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा डेल्टा भी है और सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट एरिया भी आप लोगों को यहीं देखने को मिलेगा। ओनली मैंग्रोव फॉरेस्ट इन जो वर्ल्ड जहां पर जो टाइगर देखने को मिलते हैं, यानी कि इसके अलावा दुनिया में कहीं भी मैंग्रोव फॉरेस्ट में टाइगर देखने को नहीं मिलते हैं। सुंदरबन जो है ये यहां पर टाइगर रिजर्व क्रिएट किया गया था 1973 में। तो तब से यहां पर जब टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। सुंदरबन को आगे चलकर नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया, तो ये भी याद रखिएगा, ये दिया गया था बेसिकली 1984 में, इसको नेशनल पार्क का भी दर्जा दिया गया। और सुंदरबन जो है वो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी इसको दर्जा दिया गया 1987 में, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी डाल दिया गया। और सुंदरबन जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व की कैटेगरी में भी आता है, 2001 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व भी बना दिया गया। सुंदरबन जो है ये वेटलैंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस की कैटेगरी में भी आता है, जिसको रामसर साइट आप लोग बोलते हैं। तो इसको ये कन्वेंशन का दर्जा मिल गया 2019 में। तो सुंदरबन से इतने क्वेश्चन अब तक बन चुके हैं जिसकी कुछ हद नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट है सुंदरबन। तो ये पर्टिकुलर जो एरिया था ये उस टाइम पर मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था क्योंकि शॉर्ट न्यूज में था और वहां पर ये पॉइंट जो है आप लोग का बचा हुआ था, ठीक है। तो अभी यहां पर ये एक्स्ट्रा पॉइंट भी आप लोग हो गए। इसी के साथ में यहां पर आप लोगों के सामने क्वेश्चन भी हो गया आंसर राइटिंग के लिए जो मैं आप लोगों को देने वाला हूं। यहां पर आप लोग देखते हैं ये क्वेश्चन हो गया पूरा, जो कि यहां पर मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में बात करेगा। और इसी के साथ में ये क्वेश्चन है आप लोगों का सुंदरबन के बारे में, जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव है, ओनली मैंग्रोव है जहां पर टाइगर पाए जाते हैं, एक टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बायोस्फीयर रिजर्व है। तो ये क्या है, ये इतनी सारी चीजें एक ही चीज के साथ में कनेक्टेड है। तो इसलिए यहां पर ज्यादा वो भी नहीं लगाया दिमाग, मैंने कहा चलो याद रह जाएंगे आप लोगों के लिए। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, आंसर इसका डी हो गया, ठीक है। तो यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिल ही जाता है। और जो इंपॉर्टेंट है गंगा, ब्रह्मपुत्रा और मेघना, यानी कि बड़ी बड़ी रिवर, जो 2 रिवर है गंगा और ब्रह्मपुत्रा, वो इस रीजन में आप लोगों को यहां पर कनेक्ट आएंगे। तो इसलिए भी काफी इंपॉर्टेंस इस पर्टिकुलर रीजन की बढ़ जाती है। जैसा मैंने आप लोगों को पढ़ा है यहां पर, उसके ऊपर यूपीएससी ने 2011 में क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया बेसिकली मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में। बोला गया कि 2004 में जो सुनामी आई थी उसके बेस पर जो रियलाइज किया गया यहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस यहाँ पर कोस्टल एरिया में, तो उससे सेफगार्ड देखने को मिला, एक तरीके से रोका उन्होंने यहाँ पर उस सुनामी को। तो क्या रीजन था,
तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है। तो ये आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, सारे के सारे जो भी पॉइंट आप लोग पढ़ेंगे वीडियो को पॉज कर पढ़िए और फिर आंसर दीजिए। सही आंसर क्या है इसका, फिर मैं आप लोगों को बताता हूं। सही आंसर यहाँ पर इसका डी, क्योंकि मैंग्रोव ट्री जो है वो बात की जा रही है कि डू नॉट गेट अप्रूटेड, इनके वो फटते नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत ही अच्छे से वो पकड़ बनाए रखते हैं अपनी, जो स्टॉर्म और टाइड आता है उस टाइम पर भी, बिकॉज एक्सटेंसिवली जो रूट होती है उनकी वो फैली रहती है, यानी कि जमीन के अंदर में, इनकी जो पानी के अंदर में भी रूट जो है वो जमी रहती है। ये इसी और बिल्कुल नहीं घने घने होते हैं, एक जगह इकट्ठे से होते हैं, ठीक है, यानी कि झुंड में पाए जाते हैं। तो इसकी वजह से अप्रूटेड भी नहीं होते हैं, यानी कि अपनी जड़ें नहीं छोड़ पाते हैं, अच्छे से एक तरीके से एक दूसरे के साथ में झगड़े रहते हैं। तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि यूपीएससी ने भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिया, तो ये क्वेश्चन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहां से बन गया इस तरीके से, तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का ये अब हो जाता है, ठीक है। तो क्या है, क्यों क्रिएट किया गया यहाँ पर, वो सारी बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों के सामने आ गई। इसी के साथ में सस्टेनेबल एक्वाकल्चर की जो सेम स्कीम है, ये आप SAIME जो स्कीम है ये याद रखेगा, सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम, कहां पर लॉन्च की गई है, सुंदरवन वाले एरिया में। सुंदरवन एरिया के बारे में सारी बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बताई दी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसके बारे में। यूपीएससी के क्वेश्चन पूछा वो अटेम्प्ट करा दिया, लोकेशन दिखा दी कहां कहां पर है, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाया गया है, और ये हो गया यूपीएससी ने जो आंसर राइटिंग क्वेश्चन पूछा। टॉपिक तैयार, डन 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 डन। कोई भी डाउट हो तो पूछना, इस तरीके से टॉपिक को तैयार किया करो, कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। इसको कहते हैं चहुमुखी विकास करना टॉपिक का। तो यहाँ पर बात करते हैं, ये आर्टिकल डाउन टू अर्थ मैगजीन के अंदर पूछा गया है, बड़ी ही शानदार सी मैगजीन है ये, जिसके अंदर जो आर्टिकल है उसका पोस्टमार्टम किया जाता है काफी अच्छे से, और आप लोगों की समझ में भी आएगा इससे रिलेटेड क्या बातें सही हैं और क्या बातें गलत हैं, ठीक है। तो डिटेल में समझेंगे, काफी सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे पानी के बारे में, वाटर सिक्योरिटी के बारे में। टेंशन मत लेना, जो क्वेश्चन पूछे वो अब मैं जो है मैं बताऊंगा भी आप लोगों को, ठीक है। तो एक तरीके से यानी कहने का मतलब है, जो वो वीर था वो छोटा वीर था, अब ये बड़ा वीर आ गया है। तो छोटे वीर ने जो क्वेश्चन पूछे थे, अब बड़ा वीर उसके आंसर देगा, तो टेंशन मत लेना जिसको पता नहीं है, या फिर सर्च भी कर सकते हो, बड़े ही नॉर्मल से क्वेश्चन है, ठीक है। इंडिया जो है, अगर बात करें एशिया जो है वो लार्जेस्ट सिटी है। अगर बात करें एशिया के अंदर जो लार्जेस्ट सिटीज हैं इंक्लूडिंग दिल्ली, वहां पर पानी की सिक्योरिटी को लेकर काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। और उनमें से अगर आप लोग जाने, दिल्ली के अंदर जो है वो यमुना रिवर फ्लो करती है, और यमुना रिवर जो है उसकी इतनी खस्ता हालत है कि आप लोगों को वहां पर एक तरीके से ऐसा लगता है जैसे बर्फ पड़ी हुई है, उस तरीके की कंडीशन है, इतना ज्यादा पोल्यूशन उसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो कंडीशन जो है वो काफी ज्यादा खराब है, अगर नॉर्मल तरीके से बोला जाए तो। ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम हमारा ही देश फॉलो कर रहा है, बहुत सारे ऐसे देश हैं, जैसे कि टोक्यो अगर बात करें यहाँ पर जापान के अंदर में, संघाई अगर बात करें चाइना के अंदर में, दिल्ली अगर बात करें तो अपने देश के अंदर में। तो ये ऐसी ग्लोबल सिटी हैं जो कि काफी अच्छे लेवल पर एक अच्छी पोजीशन रखती हैं, खासकर एशिया के अंदर में। इनको इंजन ऑफ ग्रोथ बोला जाता है। इंजन ऑफ ग्रोथ क्यों बोलते हैं सिटीज को, ये क्वेश्चन अगर आप लोगों से कोई इंटरव्यू पूछे तो आप लोग क्या बोलोगे, इंजन ऑफ ग्रोथ क्यों बोला जाता है सिटीज को? क्योंकि सिटीज के अंदर अगर आप लोग देखोगे मैक्सिमम लोगों को जॉब मिलती है, और वो किसकी वजह से, मैक्सिमम आप लोगों को वहां पर एरिया देखने को मिलेंगे, जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन देखने को मिलते हैं, हॉस्पिटल्स आप लोगों को देखने को मिलती है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, IT सेक्टर आप लोगों को वहां पर देखने को मिलते हैं। तो इसलिए माना जाता है कि अगर सिटी शानदार तरीके की हम लोग डेवलप कर लेते हैं, उनको प्रॉपर वे में हम लोग इन्वेस्टमेंट करके एक ढांचागत विकास कर लेते हैं, तो वो देश के लिए एक ग्रोथ इंजन का काम करता है, और खासकर कैपिटल तो इसमें काफी बड़ा रोल प्ले करता है। तो आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। तो इंजन ऑफ ग्रोथ बोला जाता है क्योंकि यहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बिलियंस में निकल कर आती है। पूरे देश को एक साइड में रख दो, और जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, या फिर आज की डेट में अगर बात करें तो बेंगलुरु, ग्रेटर नोएडा, ये कुछ एरिया अगर आप लोग जोड़ लो ना एक साइड में, तो आप लोग ये बोलोगे कि ये सारी एरिया एक तरफ और पूरा देश एक तरफ, मतलब और भी ऐड कर सकते हो, जैसे गुजरात की भी आप लोग ऐड कर सकते हो, जैसे कि जो बड़ी बड़ी सिटीज होगी। तो अगर 15 से 20 सिटीज निकाल के मैं साइड में रखूं ना, और एक साइड में बोल दूं पूरा देश रख लो आप लोग साइड में, तो 15 से 20 सिटीज का जो पलड़ा है वो भारी हो जाएगा। ये इतना ज्यादा आप लोग यहाँ पर एक तरीके से जो कंट्री में कंट्रीब्यूशन करती हैं, इसीलिए इनको इंजन ऑफ ग्रोथ कहा जाता है, ठीक है। पर लेकिन दिक्कत क्या है, अभी कुछ दिनों पहले अगर आप लोग रेगुलर मेरे साथ में कनेक्टेड हैं, तो बेंगलुरु के अंदर पानी पीने की भी कमी पड़ रही थी, वहां पर ऐसे इश्यूज देखने को मिल रहे थे। और ऐसा बेंगलुरु के अंदर नहीं है, बड़ी बड़ी सिटीज में बड़ी फ्रीक्वेंट देखने को मिलता है। कई जगह तो पानी की मेट्रो तक चलाई जा रही थी इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर। सेम कंडीशन अभी आने वाले टाइम में देखने को मिल रही है यहाँ पर दिल्ली के अंदर में भी, कि जो फ्रेश वाटर है, यानी कि पीने वाला पानी जो है मुझे यहाँ पर ना डायलॉग याद आता है, मैं दिल्ली में जब रहता था, तो जो मेरे मकान मालिक थे, मतलब लैंडलॉर्ड थे वहाँ पर, वे मैंने पूछा कि अंकल जी पानी कैसा आता है? बड़ा 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 अच्छा साफ सुथरा पानी आता है बेटा, यहाँ तो यमुना का पानी आता है सीधा सीधा मैंने वो पानी देखा, मैंने कहा तेरी यार, नहीं गंदी सी, कई बार वैसे तो नॉर्मल आता था, पर कई बार वो नहीं गंदी के नाली जैसे पानी की वो आती है, उसमें से कई बार स्मेल आती है। तो मैंने कहा और तो सारी चीज़ सही है, पहले वाटर प्योरीफायर लगो, वरना यहाँ पर ना बीमारी लेकर भागेंगे यहाँ से, ठीक है।
तो वो वाली चीज़ें हैं। तो पीने के पानी की बड़ी ही ज़्यादा किल्लत देखने को मिलती है काफ़ी लार्ज स्केल पर। और एशिया के अंदर बात करें तो बात की जा रही है फ्रेश वाटर जो अवेलेबल है, ठीक है, हाफ ऑफ द ग्लोब आप लोगों को एवरेज आप लोगों को एशिया में देखने को मिलेगा। क्योंकि एशिया में ऐसा इशू क्यों निकल कर आ रहा है अगर आप लोगों से बोलो, क्योंकि यार दुनिया में अगर आप लोग काउंट करोगे ना, वर्ल्ड में जब पॉपुलेशन के बारे में आप लोगों से कोई पूछेगा तो दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है चाइना के अंदर में। खुश मत हो चाइना, अगले साल ही तुझे रिप्लेस करेंगे, हम आएंगे तेरी जगह, ठीक है। ये हमने बोल दिया है, हमने नहीं बोला है, यूएन ने बोल दिया ऑलरेडी कि इंडिया जो है चाइना को रिप्लेस करके दूसरे नंबर पर आने वाला है अगले साल ही, ज्यादा दूर नहीं है। तो सपने मत देख के तू टॉपर बना रहेगा, ऐसी पोजीशन तो कम से कम तेरे से जरूर छीनेंगे हम लोग जो जिसमें हम लोग कैपेबल है, ठीक है। तो यानी कि पॉपुलेशन के बेस पर चाइना की हम लोग जो ग्लोबल पोजीशन है वो छीनने वाले हैं। तो जब दो कंट्री दुनिया में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन, जिनकी 130-140 करोड़ पॉपुलेशन है, और वहां पर पानी की अवेलेबिलिटी कम होगी कि नहीं होगी, तो ये रीजन आप लोगों को यहाँ पर मेन मुद्दा यहाँ पर देखने को मिलेगा। और उसकी रिक्वायरमेंट, इंडस्ट्री ज्यादा है। अगर गत्ते की फैक्ट्री के बारे में बात करें आप लोगों को, मैंने बात चावल के बारे में मैंने आप लोगों को बोला था 1 किलो चावल उगाने में कितना पानी लग जाता है, बताइए जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या आप लोगों को क्वेश्चन देता हूं, जाकर सर्च करना आप लोग इसको गूगल में लिखकर एक बार कि 1 किलो चावल को उगाने में कितना लीटर पानी लगता है। गूगल में सर्च करना और कमेंट बॉक्स में लिखना, सुनकर हैरान हो जाओगे। जब पहली बार मैंने इसको सर्च किया ना, मुझे यकीन हुआ, मैंने दूसरी बार सर्च किया, मैंने कहा ये क्या है, तो भाई साहब मैंने कहा तेरी यार ये देखो। तो इसीलिए एक आर्टिकल भी बहुत पहले मैंने डिस्कस किया था, ये बोला जा रहा है कि हम लोग जो चावल जो राइस एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, और जो अमीर कंट्री है वो समझदार है, वो चावल खरीद कर ले जाएंगे। तो राइटर ये बोल रहे थे कि सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम लोग चावल एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इनडायरेक्ट में बोला तो हम यहाँ का पानी यानी कि अपना वाटर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे भी आप लोगों को चीजों को देखने का नजरिया अपना रख सकते हो। तो खासकर अमीर देश क्या करते हैं, यूएसए के अंदर तेल की कमी नहीं है, पर भाई साहब इतना चालू है वो, फिर भी दूसरे देश से तेल खरीदता है। क्यों? क्योंकि अपना जो तेल है उसको वो जमा करके रखता है, प्रोडक्शन देता है अपने तेल को। तो ये होती है समझदारी वाली रीजन। वो नहीं कहते कुछ देश दोस्त चालू होते हैं, घर से आप पैसे आया है तो पहले अपने पैसे तो रखे रखे, दूसरों का चल पार्टी करते हैं, चल खाते हैं पीते हैं, दूसरे के पैसे उड़वा दिए सारे, ठीक है, अपने फिर बाद में यूज कर रहे हैं मजे में। तो ऐसे भी कई सारे हरामी दोस्त होते हैं। तो अक्सर था एक दोस्त, मुझे याद आ गया अभी, मतलब पैसे नहीं निकालता था बंदा, पर्स लेके नहीं चलता था घर से कह रहा पर्स भूल गया, मूवी देखने चलते हैं। मैंने कहा चलो नहीं, पर्स भूल गया यार, मैंने कहा ठीक है तो दूसरों के पैसे खर्च करके अपना फिर बाद में मजे ले रहा है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो वही चीजें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है कई बार। ये आगे बढ़ने से पहले आप लोग क्वेश्चन के आंसर देता हूं, कभी फिर माइंड से निकल जाए और आप लोग बोलो कि सर भूल गए, तो भूला वाली बात नहीं करनी है। सबसे पहले एरिया के बारे में बात करता हूं। दुनिया का जो भी एरिया है, हमारे देश का एरिया, उसका लगभग 2.4% आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। इसको याद करने के लिए 24 आप लोग याद रख लेना, पंचायती राज दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। या फिर आप लोग याद रख लेना यहाँ पर जो 24 आर्टिकल है संविधान के अंदर में, वो चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है, उसके साथ में कनेक्ट करके भी आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। और एक और ऑप्शन है आप लोगों के पास में याद रखने का, उससे भी आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है उससे नहीं रखना है, 2 याद रख लेना, ये जरूरी है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, आगे चलता हूं। यहाँ पर समझ गए, जो समझ गए होंगे वो समझ गए होंगे, ठीक है आगे याद करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं पॉपुलेशन के बारे में। अगर दुनिया की पॉपुलेशन के बारे में, तो दुनिया की टोटल 17.1% पॉपुलेशन जो है, 17 याद रख लेना सीधा सीधा, वो हमारे देश में पाई जाती है, ठीक है। इसी के साथ में तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन था कि दुनिया में जितना पानी पाया जाता है उसको कितना पानी हमारे देश में पाया जाता है, तो 4% हमारे देश में पाया जाता है। तो इनके ट्रू के बाद का 4 जो है वो हमारे देश में पानी पाया जाता है। लैंड जो है वो 2.4 है, और पानी जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा 4%। पॉपुलेशन यानी कि जितनी है उसका पॉपुलेशन से लगभग एक तरीके से नहीं 1/4 आप लोगों को पानी देखने को मिलेगा। यानी जितना पानी है उसका 4 गुना पॉपुलेशन है हमारे देश के अंदर में। तो इसलिए पानी की अवेलेबिलिटी कम होने का ये भी रीजन आप लोगों को देखने को मिलता है। तो अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो ज्यादा नहीं है। फ्रेश वाटर के बारे में बात करें वो काफी कम है। लो वाटर इफिशिएंसी यानी कि ज्यादा पानी को जितना इस्तेमाल करना चाहिए उस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यानी कि पानी को गलत तरीके से ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। मैंने कहता कि एक तरीके से पैसे जो है उड़ा दिए, उनका और ज्यादा एफिशिएंटली हम लोग यूज कर सकते थे। एक जो है अपना पैसे को उड़ा दिया पता नहीं खाने पीने पार्टी करने में, एक इंसान जो है उसको अपना काम की चीजें लेकर आ रहा है, ऐसे समझ सकते हैं। अर्बन पोल्यूशन काफी ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो ये भी बहुत बड़ा इश्यू है जिसकी वजह से दिक्कतें निकल कर आती हैं। खासकर बात करें नदियां नाले, आज के डेट में आप लोग देखते हैं कूड़े करकट से भरे रहते हैं। और क्लाइमेट चेंज, कहीं सूखा तो कहीं बाढ़, ऐसी है आज की डेट में इस दुनिया की खतरनाक पोजीशन। इसीलिए आप लोगों को मैंने कई बार जब पढ़ा है यहाँ पर, तो आप लोग हमेशा याद रखो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होते हैं, टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और 169 टारगेट है। इसमें काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो कि बात करते हैं किसके बारे में, लाइफ बिलो वाटर।
तो पानी के बारे में अलग से यहाँ पर गोल रखा गया है ताकि सिचुएशन को हम लोग सुधार सकें, क्योंकि इसके चलते बहुत सारे इश्यूज ऐसे निकल के आते हैं जिसके बारे में नॉर्मल जो है लोग जो है बात भी नहीं करते हैं। और पानी तो बेसिक रिक्वायरमेंट है यार, मतलब एक तरीके से सोचो, सुबह सुबह उठो पानी ना हो तो कैसे जिंदगी जो है वो चल पाएगी। तो इसलिए यहाँ पर इसके ऊपर फोकस देना काफी ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ में पानी जो है पोल्यूशन आप लोगों को काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, चाहे नदी के बारे में बात करें, लेक के बारे में बात करें, इवन एक्वेफर। एक्वेफर क्या होता है? जब आप लोग नल लगाते हैं कहीं पर, आप लोग पानी निकालने लगते हैं, इसका मतलब है कि वो जो वाटर बॉडी होती है जमीन के अंदर में, जो पीने वाला पानी आप लोग निकालते हैं, उनकी भी क्वालिटी जो है वो डिग्रेड होती जा रही है। तो ह्यूमन लाइफ की जो है एक तरीके से डिग्रेडेशन है। वाटर जो है वो एक तरीके से वाटर इज यूनिकली वनरेबल टू द पोल्यूशन। पोल्यूशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसमें काफी नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। कई तरह के पोल्यूशन आज के डेट में आप लोग देख सकते हैं। कहीं पर आप लोग कचरा ज्यादा हो गया, वहां पर पॉलिथीन ज्यादा होगी। मैरीन पोल्यूशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, मछली मर गई, सड़ गई, वहां पर हम लोगों ने इंडस्ट्रियल पोल्यूशन लाकर उसके अंदर डाल दिया। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज आप लोगों को यहाँ पर निकल कर आते हैं जो कि खतरनाक और नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं हमारे ऊपर। इसी के साथ में और भी यहाँ पर पॉइंट ऑफ सोर्स, जैसे पोल्यूशन क्या है, कोई इंडस्ट्रियल वेस्ट डायरेक्ट इसमें निकाल दिया। नॉन पॉइंट ऑफ सोर्स कैसे हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर का कहीं से पानी आया, वहां पर बाढ़ आ गई, वो कहीं और जाकर मिल गया। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो पोल्यूशन के बहुत सारे ऐसे रीजन आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिसकी वजह से यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिलती हैं। अलग अलग सोर्सेज निकल कर आते हैं। तो ये सारी चीजें भी आप लोगों के लिए डाल दी हैं यहाँ पर। कल को चलकर हल्का सा इसके बारे में भी आइडिया आप लोग रख सकते हैं। जैसे सेफ्टी टैंक वगैरह छोड़ दिया गया, फार्मर का फर्टिलाइजर हो गया, कहीं पर रोड वगैरह में दिक्कत आ गई, वो फट के चलेगी। तो ऐसी बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलेंगे। तो वाटर सिक्योरिटी के ऊपर काम करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो ये काफी एक प्यारी सी स्लाइड है जो कि आप लोगों के लिए खोजी गई है यहाँ पर। ये इस तरीके की स्लाइड आप लोग डायरेक्ट अपने पास में रख सकते हैं। कल को डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसी स्लाइड से आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। गुड गवर्नेंस काफी ज्यादा जरूरी है चीजों को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर ट्रांस बाउंड्री कोऑपरेशन काफी ज्यादा जरूरी है। पता चला उत्तर प्रदेश ने अपने यहाँ पर पानी को ठीक कर लिया, पर लेकिन आगे चलकर यहाँ पर चला बिहार के अंदर पानी की दिक्कतें होने लगी और फिर वेस्ट बंगाल के अंदर पानी की दिक्कत हो रही है। आप लोग बोलोगे सर ऐसा कैसे बोल रहे हो, तो मैं आप लोगों को अभी बताता हूं मैं किस नदी का उदाहरण ले रहा हूं। मैं ले रहा हूं गंगा रिवर का उदाहरण, ठीक है। उत्तर प्रदेश आप लोग देखो बिहार से होती, वेस्ट बंगाल से होती, जाकर बे ऑफ बंगाल में गिर रही है। अगर उत्तर प्रदेश अपने आप को नहीं सुधारेगा तो फिर यहाँ पर बिहार और वेस्ट बंगाल कैसे सुधारेगा। मान लीजिए बिहार ने सुधार लिया, वेस्ट बंगाल ने नहीं सुधारा, तो एक इंसान से इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर घर में शांति रखनी है तो सबको मिलजुल कर रहना पड़ेगा, तो सबको काम करना पड़ेगा, तो वो वाली कंडीशन है। तो कोऑपरेशन करना पड़ेगा दूसरे एरिया के साथ में भी। अगर इंडिया जो है इंडस रिवर को पोल्यूट कर करके छोड़ता रहे तो पाकिस्तान की खस्ता हालत हो जाएगी, ऐसा आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। पीस और इसी के साथ में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी काफी जरूरी है। एक इंसान ने अगर शांति में काम कर लिया, दूसरा इंसान जो है शांति में काम ही नहीं कर रहा। इन्वेस्टमेंट दुनिया भर का जरूरी है, यहाँ पर करना ही करना पड़ेगा, उसके बिना काम ही नहीं चलेगा। ड्रिंकिंग वाटर और ह्यूमन वेलबींग के लिए काफी जरूरी है, इकोसिस्टम के लिए काफी जरूरी है। वाटर रिलेटेड जो भी क्लाइमेट चेंज या फिर जो हजार्ड्स होते हैं जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती हैं, या फिर डेवलपमेंट एक्टिविटी जो होती हैं, तो इन सब के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इनके ऊपर ध्यान देकर चलोगे तभी जो है चीजें सुधरेंगी, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये इनके ऊपर काम करना ही करना पड़ेगा। और भी सजेशन अगर कल को आप लोग बोलो कि यार हमें तो आंसर लिखना है, तो ये सजेशन है कुछ, जैसे एक तरीके से पॉलिसी इंटरवेंशन, कई सारी पॉलिसीज बनाई जाती हैं कैसे चीजों को सुधारने। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। थाईलैंड एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रिसर्चर के द्वारा यहाँ पर डेवलप किया गया कि किस तरीके की चीजों को वो करते हैं। तो इनके द्वारा यहाँ पर WATSAT तो देखने को मिला, जिसके चलते यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई गई, कैसे सिटीज को जो स्टैंडर्ड यहाँ पर इवेल्युएट करना है, सिक्योरिटी, वाटर सप्लाई, ये सब चीजों, इन्वायरमेंट, उन सब चीजों पर ध्यान देना है, क्योंकि एक चीज से नहीं होती है चीजें। लोकल सोल्यूशन मतलब आप लोग लोकल एरिया के बारे में कुछ जानते नहीं, सोल्यूशन आप लोगों ने दे दिया, ऐसे थोड़ा ना होता है। लोकल एरिया के बारे में जानो। जॉर्डन वाटर एक्शन प्लान यानी कि डिसेंट्रलाइज कर लो, इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरीके से लेकर चलो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, यानी कि कल को चलकर आप लोग पानी को सेव कर पा रहे हो, तो वो सब चीजों को आप लोगों को ध्यान देकर चलना पड़ेगा। तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन अक्सर आप लोगों से एग्जाम में पूछ ले जाया करते हैं, तो अगर आप लोगों को डिटेल में इसके बारे में नॉलेज होगी तो आप लोग कंफ्यूजन में भी नहीं आओगे और अच्छे से क्वेश्चन का आंसर भी दे पाओगे, ठीक है। आई होप कि माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। इसी के साथ में अगर आप लोग जो है देखिए यहाँ पर ना, जब ऐसा टॉपिक आ जाता है, अब आप लोगों को मैं थोड़ा सा होमवर्क दूंगा। होमवर्क के बारे में आप लोगों को ये बताना है कि अगर पानी के बारे में आप लोग बात करते हैं, जैसे वाटर हो गया, तो वाटर को जाकर आप लोगों को ये देखना है कि आज की डेट में जो फ्रेश वाटर है, पीने लायक पानी जो है, वो कितना प्रतिशत कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। तो इसको जाकर थोड़ा सा देखिएगा, NCERT में काफी डिटेल में चीजें कवर है, तो कोई डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो कैसा लगा टॉपिक, लाइक या डिसलाइक कर बता सकते हैं, या फिर कोई डाउट हो तो आप लोग उसको पूछ भी सकते हैं, और कोशिश किया करो कि अच्छे से चीजों को कवर करके चलो, ताकि कोई भी डाउट आप लोगों के माइंड में न रहे, उस तरीके से चीजें कवर करनी है, ठीक है। दोस्तों, अंडमान एंड निकोबार वाला रीजन जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली बार बार न्यूज में आ रहा है। अभी GI टैग को लेकर हम लोगों ने एक आर्टिकल डिस्कस किया था, और अभी यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इसके डेवलपमेंट के बारे में। इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा और भी कई सारे न्यूज़पेपर के द्वारा ये आर्टिकल कवर किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा।
तो स्ट्रेटजिक इम्पेरेटिव जो भी यहाँ पर इसकी इम्पेरेटिव और इसी के साथ में इकोलॉजिकल कंसर्न है, वो सारी बातें मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। पर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये एरिया पाया कहाँ पर जाता है, धरती के किस कोने में पाया जाता है। अपनी कंट्री को अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ से जब थोड़ा सा आप लोग नीचे आओगे तो ये पर्टिकुलर जो रीजन है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा अंडमान एंड निकोबार वाला एरिया। ये जो अंडमान एंड निकोबार वाला एरिया, इसको जब थोड़ा सा आप लोग जूम करके देखोगे तो कुछ कुछ ऐसा आप लोगों को देखता हुआ मिलेगा। यहाँ पर ये लगभग 800 के करीब आइलैंड है यहाँ पर, और उसमें से मोटे मोटे तौर पर लगभग आप लोगों को 38 के करीब ऐसे आइलैंड देखने को मिलेंगे, 40 के करीब, जहाँ पर लोग रहते हैं। यानी कि मैक्सिमम वो आइलैंड है जहाँ पर लोग रहते ही नहीं है। ये हमारी कंट्री का जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक लोकेशन यहाँ पर मानी जाती है। जब अपनी कंट्री की लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग यहाँ पर इसको देखोगे तो ये एक काफ़ी प्यारा एरिया है जिसको हम काफ़ी शानदार तरीके से डेवलप भी कर सकते हैं। 2 पोर्शन में डिवाइडेड होता है ये एरिया। पहले को बोलते हैं हम लोग अंडमान और दूसरे को बोलते हैं निकोबार। यानी कि अंडमान जो होता है वो आप लोगों को नॉर्थ में देखने को मिलेगा और निकोबार जो है वो आप लोगों को साउथ में देखने को मिलेगा। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इसको कनेक्ट कर सकते हैं। टोटल मिलाकर अगर बात करूं यहाँ पर अभी रिसेंटली हमारे देश की जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उसके द्वारा यहाँ पर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दिया गया। लगभग 72,000 करोड़ रुपए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यहाँ पर चलाए जाएंगे ग्रेट निकोबार आइलैंड के ऊपर में। तो इसकी वजह से काफी ज्यादा न्यूज में आ गया। ग्रेट निकोबार है कहां पर, तो ये आप लोगों को यहाँ पर सदर्न मोस्ट एरिया में देखने को मिलेगा। इसमें 72,000 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लियरेंस जो है, इसके द्वारा अभी यहाँ पर जो क्लियरेंस दे दिया गया इसको, ताकि प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट यहाँ पर किया जा सके। यानी कि जैसे सिंगापुर के बारे में आप लोगों ने सुना है, उसी पैटर्न पे यहाँ पर इन एरिया को डेवलप करने की बात की जा रही है। जब ये पैसा यहाँ पर खर्च करने की बात की गई तो कई सारे लोगों ने यहाँ पर इसका अपोज भी किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कई सारी ट्राइबल कम्युनिटी आप लोगों को देखने को मिलती हैं, जैसे कि ग्रेट अंडमानीज हो गया, जाहरवा हो गया, ओंगिज, इसी के साथ में यहाँ पर सैम्पियंस, नेक्स्ट यहाँ पर नॉर्दर्न सेंटिनीज जो आइलैंड के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा कई बार। तो ये हम लोग इसको क्यों लेकर चल रहे हैं अच्छे से, क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पर इसको ढंग से डेवलप किया जा सके। और हम लोग यहाँ पर मैरीटाइम पार्टनर जैसे कि यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इनके साथ में मिलकर आप लोगों ने देखा होगा हम लोग मालाबार एक्सरसाइज भी करते हैं। तो ये रीजन हम लोग अलग लेवल पर डेवलप कर रहे हैं यहाँ पर। अगर बात की जाए अभी रिसेंटली यहाँ पर 2021 के अंदर में ही यहाँ पर जापान के द्वारा यहाँ पर एक डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड कराया गया था लगभग 265 करोड़ का। तो ये 265 करोड़ यूएसडी डॉलर जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला, ये ग्रांट मिला था ताकि इसको हम लोग डेवलप कर सकें। तो ये एक तरीके से हम लोग निकोबार को यहाँ पर कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि इंटरनेशनल कंटेनर जो ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल के तौर पर भी हम लोग यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं। अब तक हम लोगों को ये सारा काम करने के लिए श्रीलंका के ऊपर डिपेंडेंसी अपनी रखनी पड़ती है। यानी कि अपनी कंट्री में अगर कोई भी सामान हम लोग को लेकर आना है, एक सही तरीके से पहले श्रीलंका में लाकर उसको उतारा जाता है, फिर छोटे छोटे जहाज में भरकर हम लोग उसको अपने एरिया में लेकर आते हैं। तो हम लोग श्रीलंका के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो नहीं रख सकते इन सब एरिया में। तो अपने ही एरिया में डेवलपमेंट करना पड़ेगा ताकि कल को चलकर एक तरीके से ना, कल को श्रीलंका के जैसे कि कोई लीडर आते हैं, वो चाइना की गोद में जाकर बैठ जाते हैं, तो हमको कई सारी दिक्कतें यहाँ पर झेलनी पड़ जाती हैं। तो ये मुद्दे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जिनको आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं। और वैसे भी अगर हम लोग अपना एरिया डेवलप करेंगे तो उसके एक फायदे नहीं, कई सारे फायदे हैं। जैसे कि टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहाँ पर आसानी से डेवलप कर सकते हैं। कोरल रीफ जो है वहां पर वो एक तरीके से काफी बड़ी प्रॉब्लम है, तो एक तरीके से यहाँ पर वो उनकी जो कोरल रीफ की घटती हुई संख्या, उसको भी ध्यान देना है। और मैंग्रोव्स भी काफी लार्ज स्केल पर लॉस हो रहे हैं। वैसे दिक्कतें कई सारी हैं यहाँ पर। अगर बात की जाए कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि एक तरीके से यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा एक तरीके से ज्वालामुखी भी कई बार फटते हुए नजर आते हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से अर्थक्वेक भी देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हैं यहाँ पर चीजों को डेवलप करने पर। लेकिन फिर से वही बात है कि कहीं ना कहीं जो चाइना में हम्बनटोटा पोर्ट, श्रीलंका के जो यहाँ पर एक तरीके से कंट्रोल, जो श्रीलंका का जो हम्बनटोटा पोर्ट है चाइना के कंट्रोल में, उस पर्टिकुलर रीजन में कहीं ना कहीं हम लोग चाह रहे हैं कि अब उनके ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो हमारी न देखने को मिले। तो इसलिए हम लोग इसके ऊपर काफी अच्छे से काम कर रहे हैं। और हम लोगों ने रिसेंटली अभी यहाँ पर कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड कराई। अब तक यहाँ पर 2G का नेटवर्क चल रहा था, अभी यहाँ पर हम लोग आप लोगों को आने वाले टाइम में यहाँ पर 4G 5G कनेक्शन भी देखने को मिल सकते हैं जल्दी। इसके ऊपर भी यहाँ पर काम किया जा रहा है, 4G आप लोग बोल सकते हैं बेसिकली।
मतलब यूज हो भी रहा है। कई सारे प्रपोजल हैं यहाँ पर, जैसे कि एयरपोर्ट डेवलप करना है यहाँ पर, इसी के साथ में और भी अच्छे खासे डेवलपमेंट करना, ये खासकर पावर प्लांट यहाँ पर लगाना, इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट का जो सिस्टम क्रिएट करना, तो इसके लिए काम भी यहाँ पर किया जा रहा है और लैंड भी यहाँ पर दी जा रही है इन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, ताकि चीज़ों को इंप्लीमेंट किया जा सके। कोस्टल स्ट्रिप जो है वहाँ पर उसको किस तरीके से आगे लेकर चलना है, डेवलप करना है, एयरपोर्ट वगैरह बनाना है, नेवी जो है वो यहाँ पर इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेगी। पर वही बात है, इकोनॉमी के साथ साथ में स्ट्रेटजी की भी काफ़ी, स्ट्रेटजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और इसी के साथ साथ में इन्वायरमेंट का भी हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। तो कार्गो का हब बनाने की बात की जा रही है, इसीलिए नीति आयोग की रिपोर्ट में बोला गया कि हमारे लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है। और जैसे चाइना का एग्रेशन है तो उसको टैकल करने में भी यहाँ से हेल्प मिलेगी। इसी के साथ में ये जो पर्टिकुलर एरिया है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, तो जब यहाँ पर नाम चेंज किए गए, जैसे रोज आइलैंड को रीनेम किया गया था यहाँ पर, जैसे रोज, ठीक है, रोज आइलैंड को यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से यहाँ पर चेंज किया गया, ठीक है। तो रोज आइलैंड का नाम किया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। इसी के साथ में नील आइलैंड का जो नाम चेंज किया गया उसको शहीद द्वीप का नाम यहाँ पर दिया गया, ठीक है। और हैवलॉक जो आइलैंड है उसको यहाँ पर स्वराज आइलैंड का यहाँ पर नाम दिया गया, यानी कि ये नाम यहाँ पर चेंज किए गए। और एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि नेताजी जो हैं वो एक तरीके से उनके साथ में याद रखिएगा कि कमल का गुलाब का फूल लिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जापानीज जो हैं उन एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, सबसे पहले ये पर्टिकुलर आइलैंड वाला जो है वो अंग्रेजों से आज़ाद होता और जापानीज का वर्चस्व यहाँ पर बन सकता था, पर वो कहीं ना कहीं बच गया। अगर बात करें नील आइलैंड शहीद, यानी कि जो इंसान जो है वो शहीद हुआ, उसका खून जो है वो नीला पड़ गया जिसकी वजह से शहीद हो गया, ऐसे आप लोग याद रखते हैं। हैवलॉक स्वराज, स्वराज चाहिए तो आप लोगों को लोक लगा के रखना पड़ेगा, ताकि आगे से फिर से अंग्रेज जैसे लोग जो हैं वो आकर यहाँ पर ना घुस जाए, ठीक है। तो ऐसे याद आप लोग रख सकते हैं। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया अपनी स्पीच में कि नेताजी जो स्टेडियम, ये भी आप लोग याद रखते हैं। यहाँ पर 75th एनिवर्सरी जो होस्ट की जा रही थी वहाँ पर, उस टाइम पर इनके द्वारा यहाँ पर ये भी बातें की गई इसके बारे में। तो एक जहाँ नेताजी स्टेडियम के अंदर में यहाँ पर ये बातें इनके द्वारा बोली गई, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी जा सकती हैं। नेताजी स्टेडियम में फिर नेताजी इंडोर स्टेडियम यहाँ पर इनके नाम से यहाँ पर जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा स्पीच दी गई थी, उस टाइम पर यहाँ पर ये बातें सब की गई थी। जब डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं तो इन्वायरमेंट जो विद है यहाँ पर वो बोलते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व जो कि आप लोगों को देखने को मिलता है, इसमें यहाँ पर कैंपबेल जो नेशनल पार्क है, इसी के साथ में यहाँ पर जो आप लोगों यहाँ पर गलत है जो नेशनल पार्क आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो ये दो नेशनल पार्क भी हैं यहाँ पर। तो डेवलपमेंट जो है इसके ऊपर भी नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है। पर लेकिन डेवलपमेंट ओनली यहाँ पर नहीं, बहुत सारे और भी रीजन आप लोगों को देखने को मिलेंगे ग्रेट निकोबार आइलैंड पे। जैसे कि यहाँ पर आप लोग अगर बात करें तो यहाँ पर जैसे कि लेदर सी टर्टल पाए जाते हैं इस पर्टिकुलर एरिया में, उसके बारे में बात की जाती है। 71 स्पीसीज ऑफ बर्ड पाई जाती हैं, 26 स्पीसीज जो रेप्टाइल्स पाए जाते हैं, 10 के करीब स्पीसीज एम्फीबियन, 113 के करीब यहाँ पर मछलियों की स्पीसीज पाई जाती है जो कि इंडेंजर्ड की कैटेगरी में है। तो ये भी कई सारे मुद्दे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करें ये किस तरीके के यहाँ पर जीव जंतु और इंसान रहते हैं, तो एक्स सर्विसमैन पंजाब, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से जाकर यहाँ पर 1970s में लोग जो हैं वो जाकर सेटल हुए थे। ट्राइबल जो यहाँ पर सोम्पियन और इसी के साथ में निकोबारीज, ये आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर सोम्पियन बेसिकली, और बायोस्फीयर रिजर्व बता दिया, और 2 नेशनल पार्क। तो ये पर्टिकुलर एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए कई बार न्यूज़ में रहता है कि कोई भी यहाँ पर डेवलपमेंट करना है तो वो देखकर करना है, ताकि लोकल एरिया में इसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट देखने को न मिले। ओके, 2014 में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया 10 डिग्री चैनल जो है वो किसको सेपरेट करता है, अंडमान निकोबार, निकोबार, सुमित्रा, मालदीव या लक्षद्वीप, या सुमित्रा और जावा। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है, वो है अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देखते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे हैं, तो कल को क्वेश्चन बने तो कंफ्यूज नहीं होना है। वैसे 2014 में क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर कि कोरल रीफ के बारे में, अंडमान एंड निकोबार, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार या सुंदरबन, यानी कि कोरल रीफ जो है वो कहां पर पाए जाते हैं। ए में बोला गया है 1 2 3, बी में बोला गया है 2 4, सी में बोला गया है 1 3 और डी में बोला गया 1 2 3 4। सही आंसर क्या है इसका, तो सही आंसर है, याद रखिएगा यहाँ पर 1 2 3, ठीक है। तो ये देखने को मिलेगा, यहाँ पर कोरल रीफ आप लोगों को नहीं देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है हमारे देश में कहाँ कहाँ पर कोरल रीफ पाए जाते हैं। तो अगर गुजरात से आते हैं तो यहाँ पर कच्छ वाले रीजन में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, लक्ष्य वाले द्वीप में रीजन में यहाँ पर गल्फ ऑफ मन्नार में, और यहाँ पर आप लोग देखते हैं जो कि आप लोगों के सामने है, ठीक है।
तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कल को अगर क्वेश्चन पूछे जाए तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से, तो ये इस तरीके क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। ऑलरेडी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया बैरन आइलैंड, जो बैरन आइलैंड के बारे में, जो कि एक वोल्केनिक आइलैंड बोला जाता है। ये बोला जा रहा है कि बैरन आइलैंड वोल्केनिक इज एन एक्टिव, ये वोल्केनिक है जो कि लोकेटेड है इंडियन टेरिटरी में। बैरन आइलैंड जो है वो लगभग 140 किलोमीटर ईस्ट पड़ता है ग्रेट निकोबार से, और बोला गया कि लास्ट टाइम बैरन आइलैंड जो है वो इरप्ट हुआ था 1991 में, और तब से यहाँ पर ये इनएक्टिव है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है? ए में बोला गया 1, बी में बोला गया 2, सी में बोला गया 2 3, बी में बोला गया 2 3, सी में बोला गया 3 और डी में बोला गया 1 2 3। इंटरेस्टिंग चीज क्या है यहाँ पर, अगर इस तरीके क्वेश्चन के बारे में आप लोगों से पूछा जाए तो पूछा क्या गया कि करेक्ट आंसर आप लोगों को यहाँ पर बताना है। आंसर क्या हो गया? आंसर यहाँ पर आप लोगों को ए देखने को मिलेगा कि हाँ लास्ट टाइम ठीक है ये यहाँ पर इरप्ट हुआ था पर तब से इनएक्टिव नहीं है, बीच बीच में यहाँ पर ये झपकियां लेकर आता है, और इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। और ये आप लोगों को यहाँ पर जो बात की जा रही है कि यहाँ पर जो सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पर ये निकोबार के बारे में बोलेगी, तो यहाँ पर निकोबार की बात नहीं की जा रही है, अंडमान से रिलेटेड आप लोगों को यहाँ पर इसकी कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी, जिसके बारे में बात की जा रही है कि सदर्न मोस्ट रीजन अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। तो ग्रेटर जो निकोबार से सदर्न मोस्ट में देखने को मिलेगा यहाँ पर क्या बोला गया था, यहाँ पर बोला गया था बेसिकली ईस्ट, ठीक है। तो ये एक तरीके से डायमेंशन के पॉइंट ऑफ से गलत है यहाँ पर, तो आंसर आप लोगों को ए देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह कि इंडियन टेरिटरी के अंदर में अकेला जो एक्टिव वोल्केनो है वो है बैरन आइलैंड, ये आप लोग याद रखिएगा वोल्केनो के नाम पे क्वेश्चन पूछा जाए तो, ठीक है। ब्रीफली एक्सप्लेन करना है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की लोकेशन और उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो कंफ्यूज मत होना कि यहां से क्वेश्चन कैसे बन गया, इतना ज्यादा न्यूज में है ये जिसकी कुछ हद नहीं है। अभी आप लोगों ने देखा एक क्वेश्चन, आप लोग बताइए अभी किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में जीआई टैग की बात की थी मैंने जब आर्टिकल आप लोगों से डिस्कस किया था। देखता हूं कौन कौन सही आंसर देता है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा सकता है कि चाइना +1 स्ट्रेटजी क्या है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। कॉन्सेप्ट की जितनी क्लैरिटी आप लोगों के माइंड में रहेगी उतना ही लंबे समय तक आप लोग चीज़ों को याद भी रख पाओगे, और एक बार चीज़ों को समझ लिया तो इवन चाहे किसी को आप लोग पढ़ा भी दो तो कोई दिक्कत आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। तो इसलिए कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी पर आप लोगों को ध्यान देना है। आप लोगों को याद होगा अगर थोड़े लंबे समय से आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट है, मैंने कई बार आप लोगों को पढ़ाया था जब डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उनकी रस्साकसी चला करती थी चाइना के साथ में, इसको हम लोग ट्रेड वॉर बोल रहे थे। कोई सारे लोग तो इसको बोल रहे थे कि कोल्ड वार जो है, कोल्ड वार का फेज 2 स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि इतनी बुरी कंडीशन जो है वो यूएसए और चाइना के बीच में देखने को मिल रही थी। यूएसए ने सैंक्शन लगाए तो चाइना ने सैंक्शन लगा दिए, यूएसए ने और सैंक्शन लगाए तो चाइना ने और ज़्यादा सैंक्शन लगा दिए। इसके चलते दोनों एक दूसरे पर सैंक्शन खेल रहे थे, यानी कि तू मेरे ऊपर सैंक्शन लगा और मैं तेरे ऊपर सैंक्शन लगाऊंगा। तो टिट फॉर टैट वाली कंडीशन यहाँ पर चल रही थी दोनों देशों के बीच में, और इसका पूरा का पूरा इम्पैक्ट जो है वो पूरी दुनिया पर पड़ रहा था। रीजन ये भी अपने आप में इतनी पावरफुल इकोनॉमी है। आप लोगों ने सुना होगा कि अगर यूएसए को जुकाम एक तरीके छींक आ जाए तो पूरी दुनिया को जुकाम हो जाता है, ये कहावत है यूएसए के बारे में, इतनी पावरफुल इकोनॉमी इसकी है। और चाइना जो है वो आज की डेट में दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है, यानी कि कोई भी दुनिया में प्रोडक्ट कहीं बन रहा हो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट आप लोगों को चाइना में जरूर बनता हुआ नजर आएगा। उस प्रोडक्ट के ऊपर मेड इन चाइना जरूर लिखा होगा। कोई भी प्रोडक्ट आप लोग उठाकर देखना उसके ऊपर कहीं ना कहीं मेड इन चाइना आप लोगों को गुथा हुआ मिल जाएगा। तो यानी कि हर एक कंपनी जो भी दुनिया में कहीं भी अपना बेस रखती है, पर एक बेस चाइना में रखती थी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को यहाँ पर बेसिकली सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए। और ये ऐसे ही पॉसिबल नहीं हो गया था, चाइना की गवर्नमेंट के द्वारा बाकायदा माहौल बनाया गया है ऐसा कुछ करने के लिए, तब जाकर ये सारी चीजें पॉसिबल हुई थी। अब यहां पर कंडीशन आती है, सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर जब यहां पर ट्रेड वॉर चलता है तो उस टाइम पर लगता है कि दुनिया को अगर इन दोनों देशों के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट रहे, खासकर चाइना के ऊपर, तो कैसे काम चलेगा। तो जो कंपनी चाइना के अंदर थी, जब सैंक्शन लगने लगे दोनों तरफ से यहां पर, तो उन कंपनी ने अपना जो है ऑल्टरनेटिव सोचना स्टार्ट कर दिया, यानी कि चाइना के अंदर ही रहेंगे तो हमारा व्यापार एक तरीके से खराब हो जाएगा। अगर आपस में देश लड़ रहे हैं तो हम क्यों अपना बेसिकली व्यापार जो है, ट्रेड जो है वो खराब करें, हमारा तो भाई साहब कंटिन्यू रहना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, कुछ ऐसे देश जैसे कि थाईलैंड हो गया, जैसे कि वियतनाम हो गया, जैसे कि मलेशिया हो गया, जैसे कि इंडिया हो गया, इन देशों में अपने बेस बनाने स्टार्ट कर दिए ताकि इनका मैन्युफैक्चरिंग का धंधा जो है वो चलता रहे और दुनिया में जो सप्लाई है इनके माल की वो कम न हो। यहां तक तो फिर भी सही था, चीजें झिल रही थी।
पर लेकिन जैसे ही कोविड-19 आया, उसने भाई साहब एक दुनिया की दशा ही बदल के रख दी। कोविड-19 के टाइम पर जो सबसे तकड़े वाला कहीं पर अगर लॉकडाउन लगाया तो वो लगाया चाइना के अंदर में। चाइना के अंदर में जो चीज़ें जहां पर थी ना, वहीं पर ही सीज कर दी गई, इतने तकड़े वाला लॉकडाउन लगा। अब सोचो कोई कंपनी सारा माल चाइना के अंदर मैन्युफैक्चर करती है, उसका सारा का सारा माल जो है वहां पर सीज हो चुका है। अब दुनिया में उसकी ग्लोबल सप्लाई जो है वो रुक चुकी है। मैं आप लोगों को बताऊं, उस टाइम पर गाड़ी की अगर सर्विस कराने भी आप लोग जा रहे हैं ना, तो जो सर्विस जो आप लोगों को कुछ घंटों के अंदर मिल जाती है, वो उसके पार्ट जो है वो एक एक महीने के बाद में आ रहे हैं, तब जाकर जो है वो चीज़ें सप्लाई की जा रही है। यहाँ पर ऐसी कंडीशन देखने को मिल रही थी। तो ये जब ये सिचुएशन क्रिएट हो गई ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो उस टाइम पर यहां पर पहला तो ट्रेड वॉर के टाइम पर चाइना और यूएसए के बीच में, और दूसरा कोविड-19 के टाइम पर अब दुनिया में जो बड़ी बड़ी कंपनी है उनको समझ में आ गया कि चाइना के ऊपर डिपेंडेंट रहना खतरे से खाली नहीं होगा। अभी कोरोना आया है, कल को टोरोना आएगा, कल को मोरोना आएगा, फिर सोरोना और फिर डोरोना, और ये ऐसे ही चलता रहा तो हमको पड़ जाएगा रोना। तो इसलिए उन्होंने ऑल्टरनेटिव ढूंढना स्टार्ट कर दिया, और इसी ऑल्टरनेटिव को बोला जा रहा है चाइना +1 स्ट्रेटजी। यानी कि चाइना के अंदर बेस रखो, अच्छी चीजें मिल रही है, वहां पर गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, पर +1 भी होना चाहिए कि कल को अगर स्टेपनी नहीं हुई तो फिर कैसे काम चलेगा, स्कूटर जो है खींचना पड़ जाएगा। इसीलिए स्कूटर में स्टेपनी लगाई जाती है, और इसीलिए गाड़ी में भी एक्स्ट्रा स्टेपनी रहती है, ताकि इंसान घर तक तो आ जाए, ताकि धंधा तो चलता रहे। अगर वो आपस में लड़ रहे हैं तो हम क्यों उसका एक तरीके से अपने सर पर भार जो है वो एक तरीके से लेकर चलें। इंडिया जो है वो इसी ड्यूरेशन में अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया, और सेमीकंडक्टर के फील्ड में हम लोगों ने ताबड़तोड़ तरीके से इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्ट्रेटजी बना डाली। तो बोला जा रहा है कि इंडिया जो है आने वाले टाइम में एक नया हब आप लोगों को सेमीकंडक्टर का देखने को मिल सकता है, क्योंकि चाइना +1 जो डाइवर्सिफिकेशन यहां पर निकल कर आया, उसमें हम लोग हब बन सकते हैं। चाइना के पास में एक छोटा सा देश है जिसको आप लोग ताइवान के नाम से जानते हैं। यहां पर आप लोगों को ताइवान जो है वो कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि आज की डेट में अगर आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड करोगे तो मुद्दा सीधा सीधा यहां पर यह है कि ताइवान की और चाइना की बनती नहीं है। तो इसलिए ताइवान जो है वो भी कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है इंडिया को, और वो भी यहां पर अपनी कई सारी जो कंपनी है ला लाकर इंडिया के अंदर रख रहा है। तो कहीं ना कहीं चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो कम करने का फॉर्मूला है चाइना +1 स्ट्रेटजी, और स्टार्ट किया गया था 2018 में। मैंने बोला अभी यहां पर डोनाल्ड ट्रंप जो है यहां पर ये माहौल बनाकर चले गए थे, और कोविड-19 ने इस माहौल को बहुत ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे दिया। यानी कि ये बिल्कुल यानी कहते हैं कि हवा की माफिक निकल के गया, फिर तो वो वाली कंडीशन देखने को मिली। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक बड़ा ही बेहतरीन है। कल को माइंड में कोई कंफ्यूजन हो, कोई पूछ ले, तो आप लोगों को इसको लेकर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। किससे रिलेटेड है वो भी सारी बातें आप लोगों को बता दी। बहुत ही बेहतरीन सा इंपॉर्टेंट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, जिससे इकोनॉमी के अंदर भी, बैंकिंग के अंदर भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और इवन इंटरव्यू के अंदर भी आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि क्या है चाइना +1 स्ट्रेटजी, इससे इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। ओके, तो बताना समझ में आया। फिर कोई डाउट है और फीडबैक जरूर दे दिया करो, और पूछ लिया करो अगर कहीं पर डाउट है। सवाल दिमाग में लेकर वापस नहीं जाना है। अगर क्लास में आए हो तो यहां से माइंड को क्लियर, उन्हें कहते हैं क्लीन चिट, ऑल क्लियर करके जाना है, ठीक है। दोस्तों ये अपने ही आप में काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और यहां पर कुछ शब्दों के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए, शब्दों का भी फेर है, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI के बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी, और यहाँ पर बात की जा रही है ओम्बुड्समैन। ओम्बुड्समैन जो है ये शब्द ही अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ओम्बुड्समैन ये शब्द जो है, ये सबसे पहले इसका पर्टिकुलर ऑफिस जो है वो क्रिएट किस देश में किया गया, अगर कोई आप लोगों से पूछ ले तो याद रखिएगा स्वीडन के अंदर यहाँ पर ओम्बुड्समैन जो है ये क्रिएट किया गया था, और काफ़ी पुरानी बात की जा रही है, ये लगभग 1909 की, और सॉरी 1809 की, ठीक है। तो ये कैसा ऑफिस होता है, ये पर्टिकुलर एक ऑफिस होता है जो कि यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं एक ऑफिस क्रिएट किया गया था यहाँ पर, जिससे पर्टिकुलर चीज़ों को ध्यान में रखकर क्रिएट किया गया था, और वो चीज़ें क्या थी उसके बारे में मैं भी आप लोगों से बात करूंगा इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर में भी। अभी हम लोग बात कर रहे हैं द स्कीम इंटीग्रेट्स द एग्जिस्टिंग 3 ओम्बुड्समैन स्कीम, जो कि RBI के द्वारा यहाँ पर दी जाती है, इनको इंटीग्रेट करने की बात की जा रही है। द बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम 2006 की, द ओम्बुड्समैन स्कीम फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज 2018, द ओम्बुड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन 2019। ओम्बुड्समैन अगर मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो आप लोग बोल सकते हैं लोकपाल, यानी कि एक ऐसा इंसान जो कि देखता है क्या चीजें सही है और क्या चीजें गलत हैं, और फिर उनका सॉल्यूशन देखता है ताकि करप्शन वगैरह न हो सके। तो कल को कोई ऐसी अगर कोई दिक्कत हो रही है यहाँ पर इस पर्टिकुलर सिस्टम को चलाने में, उसके अंदर कोई यहाँ पर त्रुटि निकल कर आ रही है, तो उसको सुधारने का काम करता है यहाँ पर, एक तरीके से उसको राह दिखाने का काम करता है ओम्बुड्समैन।
अगर कोई लड़ाई हो रही है और वो लड़ाई जो है 30 दिन से ज़्यादा हो गए, उसको रिजोल्व नहीं हो रही है, और कोई सेटिस्फैक्टरी अगर कोई वहाँ पर रिजल्ट नहीं निकल कर आ रहा है, तो ये ओम्बुड्समैन जो है वो यहाँ पर एक तरीके से चीज़ों को सपोर्ट करेगा और क्लियर करेगा उनके बीच में जो दिक्कत चल रही है। स्कीम जो है वो डेफिशिएंसी इन द सर्विस अगर कहीं होती है, यानी कि अगर कोई इंसान जो काम कर रहा है उसमें चोरी करना स्टार्ट कर दे, तो तब यहाँ पर ओम्बुड्समैन जो है वो पिक्चर में आप लोगों को आता हुआ नजर आएगा। सेंट्रलाइज रेसिपिट, जो यहाँ पर रेसिप्ट एंड प्रोसेसिंग जो यहाँ पर सेंटर है उसके बारे में अगर बात करें, तो आरबीआई जो है उसके द्वारा ये चंडीगढ़ में सेंटर जो है सेटअप किया जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा, सेटअप किया गया है इस सेंट्रलाइज रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर, कहाँ पर? चंडीगढ़। तो यहाँ पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं फिजिकल या फिर ईमेल के थ्रू जो कंप्लेन है एनी लैंग्वेज में यहाँ पर इनिशियल प्रोसेसिंग की जा सकती है, और जो भी ग्रेवेंस होगा यानी कि किसी को जो भी दिक्कत होगी फिर उसका सोल्यूशन यहाँ पर निकाला जाएगा। तो ये है यहाँ पर ओम्बुड्समैन के बारे में। तो कुछ भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। वैसे ये सारी चीज़ें हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आप लोगों को देखने को मिल जाती है, तो अगर आप लोग हिंदी भाषी हैं तो कोई भी दिक्कत आप लोगों के माइंड में इसको लेकर नहीं होनी चाहिए। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन है इसका, तो आंसर आप लोग दे दोगे कि कौन सी कंट्री ने टॉप किया नेटवर्क रेडीनेस ग्लोबल इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजिकल रिपोर्ट है उसके अंदर में, यूएसए, सिंगापुर, इंडिया या फिर स्वीडन। सही आंसर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इंडिया का जो फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड जो है 53 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ये अवार्ड किसको जाता है ये आप लोगों को बताना है। अमिताभ बच्चन, चिरंजीवी या फिर कमल हसन या फिर मोहनलाल। सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है, देखता हूँ कौन सी आंसर देता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है लॉस एंड डैमेज फंड, ये सपोर्ट द पुअर कंट्री लॉन्च किया गया किसके द्वारा? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27, कॉन्फ्रेंस G20 एनुअल समिट, आसियान एनुअल समिट या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। डिटेल में डिस्कस किया था, आंसर आप लोग दे पाओगे। बोला गया कि विच इज द फर्स्ट इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर टू विन द ITTF ATTU एशियन कप। तो यहाँ पर बेसिकली आप लोगों के सामने नाम है यहाँ पर सार्थक, ये बेसिक सार्थक नहीं, शरत। ठीक है, तो शरत कमल, इसी के साथ में यहाँ पर मनिका बत्रा, नेक्स्ट है यहाँ पर सृजा अंकुला। ठीक है, और नेक्स्ट है यहाँ पर इनका नाम है साथियान जानसेखरन। ठीक है, तो ये कौन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, आप लोगों से डायरेक्ट गेम के बारे में पूछ रहे हैं तो मैच करने के लिए भी आ जाता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सी सेट का डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको पढ़कर आंसर देना है। क्या है आंसर? ABCFD ये आप लोगों को बताना है, तो देखता हूं कौन सी आंसर देता है। अब क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर तो मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दिया। सिंगापुर है यहाँ पर, सॉरी यूएसए है टॉप पर। आप लोगों को ये बताना है कि इंडिया की रैंक कितनी है, जो मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस भी की है। तो क्वेश्चन पूछ ले जाए तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं है। और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? यूएसए, सिंगापुर, स्वीडन और जो नीदरलैंड है वो टॉप पर थे, जो मैंने आप लोगों को बताया भी था। और इंडिया की रैंकिंग आप लोगों को बतानी है। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर जो इंडिया फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का जो 2022 का अवार्ड दिया गया, ये किस इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी को यहाँ पर दिया गया? तो इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर, तो ये है चिरंजीवी। ठीक है, तो 53rd जो इंटरनेशनल जो यहाँ पर फिल्म फेस्टिवल जो इंडिया के अंदर में आप लोगों को देखने को मिला, तो तेलुगु सुपरस्टार है जिनको यहाँ पर ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो गोवा में ये चीज़ें भी देखने को मिली, तो आंसर यहाँ पर क्या हो गया? आंसर हो गया यहाँ पर बी। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, तो ये तो काफी डिटेल में पूरा टॉपिक कवर किया था मैंने कि लॉस एंड डैमेज फंड जो है वो गरीब देशों को सपोर्ट करने के लिए किस पर्टिकुलर टाइम पर लॉन्च किया गया। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 जो कि अभी इजिप्ट में हुई, और 28 कहाँ पर होने वाली है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी कहाँ पर? UAE। ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो बात की जा रही है ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी और गेम के बारे में क्वेश्चन आप लोगों से, तो यहाँ का जो सही आंसर है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा मनिका बत्रा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जो आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं। तो टेबल टेनिस प्लेयर अगर मैच करने के लिए भी आ जाए तो कंफ्यूजन आना आप लोगों को नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। सी सेट का जो क्वेश्चन है इसका आंसर ये होगा, यानी कि 320। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसको आप लोग एक बार देख सकते हैं। अगर आप लोग अपनी इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी को इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए वोकेबलरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इससे आप लोगों को नए नए शब्द सीखने को मिलते हैं, पर लेकिन वो याद आप लोग तभी रख पाते हो जब उसके ऊपर आप लोग सेंटेंस फॉर्म करते हो या फिर उनको यूज़ करते हो अपनी स्पीकिंग में। तो जैसा भी सुटेबल लगे आप लोग कोशिश करना कि उनको यूज़ करने का। इनसे डायरेक्ट आप लोगों से NDA, CDS, SSC बैंकिंग में एंटोनिम सिनोनिम्स पूछे जाते हैं। आंसर राइटिंग में अगर अच्छी वोकेबलरी होती है तो अच्छा आंसर भी आप लोग लिख पाते हैं। सबसे पहला जो वर्ड है यहाँ पर ये है ऑब्जर्वी, ओब्स्टेस्पियस। ठीक है,
तो ये पर्टिकुलर जो शब्द है यहाँ पर, इसका मतलब होता है प्रचंड या फिर शोरगुल या फिर कोलाहल वाला जो रीजन नहीं होता है, कई बार बहुत ज़्यादा शोर देखने को मिलता है, ठीक है। तो वो वाला डिफिकल्ट टू डिलीट, जिस छोटे बच्चे की क्लास में जाओ कभी तो पी पी कू पता नहीं क्या क्या होता है वहाँ पर, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, तो वाली कंडीशन है। जस्ट इसके अपोजिट में जाओगे तो शांत स्वभाव, बिल्कुल आपके जैसा प्यारा सा बच्चा, ठीक है, जो बिल्कुल शोर नहीं करता है, अपना टाइम टेबल फॉलो करता है अच्छे से ऐसा ही कुछ है ना, हाँ या फिर ना। ये काफ़ी खतरनाक शब्द है यहाँ पर अगर देखा जाए तो। ये बेसिकली होता है सर्वल, इसका मतलब होता है गुलामी, इसका मतलब होता है खुशामदी करना किसी की, यानी कि सामने वाला आप लोगों को रिजेक्ट कर रहा है, वो सामने वाला आप लोगों को रेस्पेक्ट पे नहीं कर रहा है और उसके बाद भी यहाँ पर उसकी जी हजूरी की जा रही है। तो ये एक तरीके से काफ़ी एक तरीके से कम इज्जत मिलने वाली बात भी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। और ये एक ऐसा शब्द जो आप लोगों के सामने निकल कर आता है, ठीक है। तो ये एक वर्ड है जो कि यूज़ करना सेंटेंस फॉर्मेशन में, तो याद रहेगा। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर अर्जुअस, यानी कि ये है बेसिकली कठिन। कठिन मतलब काफ़ी एक तरीके से एक टाइट वाली चीज़ आप लोग बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा दुष्कर काम कोई बोल सकते हैं जिसको आसान न हो करना, ठीक है। तो कई सारे प्रयास करने वाले कठिन प्रयास की जो यहाँ पर मांग करे, तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे यूपीएससी ले सकते हैं आप लोग, काफ़ी कठिन है वैसे पर, लेकिन अगर सिस्टमेटिक वे में चलोगे तो चीज़ें आसान लगेगी, ठीक है। फिर इसका आप लोग अपोजिट भी देख सकते हैं यहाँ पर शब्द, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात की जा रही है रीबाउंड। रीबाउंड का मतलब होता है पीछे हटना बोल देते हैं नॉर्मली अगर देखा जाए तो। ये शब्द जो होते हैं ना, ये सारे आप लोगों को इंटरचेंजेबली कई बार आप लोगों को ये एग्जाम में या फिर आप लोग बोल सकते हैं कि न्यूज़पेपर में देखने को मिलते हैं, कई बार न्यूज़ वगैरह सुनते हो उसमें भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो इसके बारे में समझ सकते हैं। इसको रीबाउंड पीछे हटना या फिर एक तरीके से पलटाव भी बोल सकते हैं, यानी कि बैक जाना, ठीक है। तो ये शब्द भी कई बार आप लोगों ने देखा होगा, कई सारे एडिटोरियल के अंदर भी ऐसे शब्द जो होते हैं वो यूज़ होते हुए नजर आते हैं। ये ऐसा शब्द है, कोई बोले कि यार ये चीज़ एक्सप्लेन कर दो एक तरीके से, तो होता है बेसिकली ब्रवियरी, यानी कि एक तरीके से यहाँ पर वो तो होता है लंबा एक्सप्लेन करना, ही होता है संक्षिप्त में बताना, ठीक है। किसी चीज़ को से एक तरीके से संक्षिप्त सार देना कि हाँ इतने में छोटा सा बता दिया, यानी कि एक तरीके से शॉर्ट स्टेटमेंट में मेन पॉइंट को बता देना, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। अपोजिट में जाएंगे तो फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए भाई साहब, तब जाकर चीज़ें आप लोगों को क्लियर होगी। तो ये 5 शब्द इसी के साथ में अगर आप लोग और इंटरेस्टेड हैं सेंटेंस फॉर्म करने में, तो इतना कुछ है कि आप लोग पढ़ते जाओ, तो नहीं कहते लिखते लिखते थक जाओ, इतना कुछ है। तो इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म करना अगर आप लोग रियलिटी में इंटरेस्टेड हैं तो कम से कम मुझे लगता है कि 10 से 15 मिनट आप लोग इस अकेली स्लाइड के साथ में बिता सकते हैं, ठीक है। तो आओ कभी, गुजरात में अमिताभ बच्चन जी का डायलॉग नहीं सुना, तो आओ कभी वोकैबुलरी की स्लाइड पर, तो आप लोग काफ़ी कुछ नया सीख पाओगे, ठीक है। तो अच्छे से पार्टिसिपेट किया करो, तो नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, और जितना अभ्यास करोगे उतना ही ज़्यादा मंझे हुए खिलाड़ी आप लोग बन जाओगे। तो रेगुलर पार्टिसिपेट करते रहना है, तभी वो चीज़ें बोरिंग लगती है पर लेकिन फिर भी वो अच्छा रिजल्ट देकर जाती हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखना।